तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन से। अल्फोंस टॉटन की ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग अभी भी पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी समरी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्ट ऑफ द डे की। द लास्ट लेसन का क्या होता है, इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है फ्रेंच। वो क्या होता है, स्कूल के लिए थोड़ा लेट स्टार्ट करता है उस दिन और डरा हुआ भी होता है। डे रीडिंग का मतलब होता है डरा हुआ। किस लिए क्लास के लिए डरा हुआ होता है, क्यों डरा होता है, क्योंकि एम हेमल नाम के जो उसके टीचर थे उन्होंने पार्टिसिपल चैप्टर दे रखा था याद करने के लिए जिसका उसको सिंगल वर्ड भी नहीं पता था। ठीक है, तभी ही टेम्पटेड टू रन अवे एंड स्पेंड आउट ऑफ द डे। ठीक है भैया, वो एकदम से परेशान था। ठीक है, वो सोच रहा था कि भैया भाग जाए, एक काम करते हैं भाग ही जाते हैं, पूरा दिन बाहर बिताएंगे। लेकिन तभी उसने वहां पर एक चीज नोटिस करी कि पर्शियन सोल्जर जो है वो सॉ मिल मतलब होता है आटा चक्की के पीछे एक ओपन फील्ड था, वहां पर क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी कि युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन ऑब्जर्वेशन की जब फ्रेंच जो है जब रास्ते में जा रहा था अपने स्कूल के लिए, तब वो कौन कौन सी चीजें देखता है और क्या क्या चीजें उसके साथ होती हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ही पासेस द टाउन हॉल एंड सी अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कि सोर्स रहा है पिछले 2 सालों से, जितनी भी बैड न्यूज थी, युद्ध का होना, ठीक है, कोई भी ऑर्डर आना, ठीक है, जर्मन का ऑर्डर आना, ये सारी चीजें इन्हीं इसी बुलेटिन बोर्ड से उन लोगों को पता चल रही थी, जो कि टाउन हॉल के पास एक लगा हुआ था। जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि भैया वहां पे खूब भयंकर भीड़ लगी हुई है। तभी वहां पर जब उसको जैसे वो को पढ़ता है और जब उसने देखता है कि वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई है, तो तुरंत ही वो भागने लग जाता है अपने स्कूल के लिए। तभी वहां पर एक ब्लैक स्मिथ और जो वॉचमैन होते हैं वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं डोंट गो सो फास्ट बब। बब मतलब होता है एक छोटे बच्चे को बुलाने का एक तरीका, जैसे अपने यहाँ नहीं छोटे छोटू कह के बुलाते हैं वैसे। तो डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त, तो ज्यादा तेज मत भागो बच्चे, तुम बहुत ही जल्द अपने स्कूल मतलब पर्याप्त समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। अब भैया जब फ्रेंच जो है अपने स्कूल पहुंच जाता है तो वहां पर अनयूजुअल चीजें देखता है। कौन सी अनयूजुअल चीजें देखता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो। सबसे पहले, इंस्टीड ऑफ यूजुअल ग्रेट बसल एंड नॉइज एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। भैया जब आप लोग स्कूल जाते हो तो देखा होगा स्कूल की गली से ही समझ में आने लग जाता है भैया स्कूल आ गया हमारा, एकदम शोर शराबा है ना। ग्रेट बसल हो रही होती है, नॉइज हो रखा होता है, और वहां पे क्लोजिंग डेस्क का खुलने बंद होने की बहुत ढेर सारी शोर शराबा हो रखा है। लेसन रिपीट होने की आवाज आने लग जाती है। रूलर भैया आप से चिल्ला रहे हो, टीचर जाता है इसे पटक पटक के मारता है और कहता है कि भैया शांत हो जाओ, है ना। तो इस तरीके से आवाजें आती है। लेकिन उस दिन देयर इज स्ट्रेन साइलेंस। भैया वहां पे एकदम से साइलेंस था, लाइक अ संडे मॉर्निंग। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे संडे की मॉर्निंग हो। संडे की मॉर्निंग आप अपने स्कूल चले जाओ तो ऐसा भूत बंगला टाइप का लगता होगा ना, एकदम वैसा लग रहा था। एकदम साइलेंस, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अब जब फ्रेंड्स क्लास में अपने पहुंच जाता है और देखता है कि उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो सब ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, यानी हम अपने अपनी जगह पे पहले से जाके बैठे हुए हैं। वहां पे तो एकदम संडे मॉर्निंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई आया ही नहीं है। लेकिन उसके सारे क्लासमेट कहाँ बैठे हुए हैं, पहले से ही अपनी अपनी जगह पे जाके बैठे हुए हैं। और एम हैमल इज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो है भैया ऐसे सावधान सावधान ऐसे ऐसे करके नहीं, इधर से उधर ऐसे चल रहे हैं, इधर उधर, और ऐसे हाथ में ऐसे डंडा जो है ऐसे लिए हुए हैं और ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। और विथ टेरिबल आयरन रूलर, जिसको हम लोग क्या भाषा में समझावन लाल कहा जाता था। भैया समझावन लाल जो है, टेरिबल आयरन रूलर जो है, वो अपने ऐसे रखकर इस तरीके से चलते रहते थे। ठीक है, लेकिन उस दिन जो है, अच्छा एम हैमल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है ऐसा इसमें बताया जा रहा है। लेकिन उस दिन वो बहुत ही काइंडली उससे बोलते हैं, किससे बोलते हैं, फ्रेंड से बोलते हैं कि गो टू योर प्लेस, यानी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, जो कि बहुत ही अनयूजुअल सा था। इतनी अनयूजुअल चीजें नोटिस करने के बाद फ्रेंच जो है एक और अनयूजुअल चीज नोटिस करता है। कौन सी, एम हैमल्स के स्पेशल क्लॉथ। कैसे स्पेशल क्लॉथ अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, एम हैमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट फ्रिल्ड मतलब होता है सजीदार, ठीक है, और एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और भैया ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, और छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखी थी। और सब एम्ब्रॉयडेड था, यानी एकदम सजा हुआ था, चमकदार था। ठीक है, जो कि वो अक्सर कब पहना करते थे, या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहना करते थे, या फिर कोई प्राइज डे हुआ करता था तभी पहना करते थे। तो इसका मतलब उसको लगा कि भैया कुछ ना कुछ तो स्पेशल डे है, तभी आज ये पहने हुए हैं। और उसने देखा, बाद में ये भी देखा कि वहां पर ओल्ड हॉस्टर भी, पुराना एक हॉस्टर भी बैठा हुआ है, फॉर्मर मेयर भी बैठे हुए हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए हैं। तो उसको शक होता है कि यार कुछ तो स्पेशल है। तभी वहां पर जो
एम हैमल होते हैं वो खड़े होते हैं और बताते हैं किस चीज के बारे में बताते हैं, जर्मन ऑर्डर के बारे में बताते हैं कि भैया जर्मन का जो है, जर्मनी से जो है वो ऑर्डर आ चुका है कि अब एल्सैक और लॉरेन नाम की जगह पर सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और वो दिन उन लोगों का कौन सा डे है, द लास्ट लेसन है फ्रेंच का जो है वो आखिरी लेसन होने वाला है। इतना सुनने के बाद फ्रेंच को अंडरस्टैंडिंग होती है और रिग्रेट फील होता है। क्या रिग्रेट फील होता है और क्या अंडरस्टैंडिंग फील होती है, ये बात सुनना जरा। फ्रेंच रियलाइज दिस वाज द बैड न्यूज ऑन द बुलेटिन बोर्ड। भैया अब उसको समझ में आता है किसको, फ्रेंच को, कि ये यही बैड न्यूज थी जो बुलेटिन बोर्ड में लिखी हुई थी, ठीक है, जिसके लिए क्राउड लगी हुई थी। फिर उसके बाद ही फील्स अ सेंस ऑफ रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब भैया उसको रिग्रेट महसूस हो रहा है, जैसे आप लोगों को हो रहा होगा कि भैया साल भर नहीं पढ़े इंग्लिश, है ना, अब तो वही एक चारा बचा हुआ है जिससे हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो उसको भी एकदम सेंस ऑफ रिग्रेट महसूस होता है कि उसने लेसन क्यों नहीं पढ़े, काश पहले पढ़ लिए होते, अब इतनी मेहनत ना कर रही होती, करना पड़ता। एंड फॉर द वेस्टेड टाइम, और जो उसने समय बर्बाद किया जैसे आप लोगों ने करा है, ठीक है, उसके लिए उसको क्या फील होता है, रिग्रेट फील होता है। अब वो किताबें जो उसको थोड़ी देर पहले नॉनसेंस और हैवी बर्डन महसूस हो रही थी, कुछ समय पहले, अब मोमेंट है वो, जो किताबें उसके लिए एकदम से वेस्टेड थी, हैवी बर्डन सी महसूस हो रही थी, बहुत भारी सी लग रही थी, आर नाउ ओल्ड फ्रेंड। अब भैया वो क्या बन चुकी हैं, एकदम पुराने दोस्त जैसी हो गई हैं कि याद ही याद आ रही है, रोना आ रहा है देख के कि भैया अब तो ये चली जाएंगी। जिस तरीके से आप लोगों को आ रहा होगा, जिस टीचर्स को देखते होगे, दोस्तों को देखते होगे, जिन दोस्तों से आप बहुत नफरत करते होगे, क्लासमेट्स अपने, ठीक है, उनको लग रहा होगा यार ये सारे जितने भी बेवकूफ दोस्त हैं मेरे अब चले जाएंगे, ऐसा फील होता है ना। सेम वैसे इसको फील हो रहा था कि यार अब तो ये किताबें हमको देखने को ही नहीं मिलेंगी, पढ़ने को ही नहीं मिलेंगी, अब तो मेरी दोस्त पुरानी दोस्त हो चुकी हैं। अब फ्रेंच को अचानक से ही फील्स अ सडन सिंपैथी, अचानक से क्या फील होने लग जाता है, सिंपैथी फील होने लग जाती है, किसके लिए, एमएमएल के लिए। एंड अंडरस्टूड, और ये बात समझ जाता है कि व्हाई ही वाज वेयरिंग हिज फाइन संडे क्लॉथ। भैया उसने संडे जैसे क्लॉथ, यानी कि जो अच्छे ओकेजन में पहने जाते हैं, जो छुट्टियों के दिन पहने जाते हैं, ऐसे क्लॉथ उसने क्यों पहन रखे हैं, उसको ये बात समझ में आती है। और ये बात भी समझ में आती है कि भैया विलेजर्स जो है वो अपनी रिस्पेक्ट जो है, अपनी श्रद्धा, अपनी रिस्पेक्ट जो है वो उसके सामने शो करने के लिए आए थे और उसको थैंक यू बोलने आए थे फॉर 40 इयर्स फेथफुल सर्विस। जो उसने 40 इयर्स, यानी एमएमएल ने जो 40 इयर्स फेथफुल सर्विस दी है, उसके लिए उसको थैंक यू बोलने के लिए जो ओल्ड हॉसर और फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर आए हुए थे, वो इसलिए आए हुए थे। इसके बाद एम हैमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करने लग जाते हैं, उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। कैसे तारीफ करते हैं जरा सुनना। तो एम हैमल प्रेजेस द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल जो है वो प्रेज करने लग जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, कहते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। भैया जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, और कहते हैं द क्लियरेस्ट है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। और वो उन लोगों से, अपने लोगों से अर्ज करते हैं, यानी विनती करते हैं कि टू गार्ड इट अमंग देम, ठीक है, टू गार्ड इट अमंग देम, यानी उनके बीच में उसको क्या रखें, सुरक्षित रखें। क्यों रखें, क्योंकि जब तक उनके हाथ में उनकी भाषा रहेगी, जब तक उनके हाथ में उनकी भाषा रहेगी, तब तक उनके हाथ में उनके जेल की चाबी रहेगी, ऐसा उनका मानना था। अब एंड में क्या होता है, अब एंड में क्या होता है कि द चर्च एंड क्लॉक स्ट्राइक 12। जैसे ही चर्च क्लॉक जो है वो 12 पर पहुंचती है, 12 पे जैसे ही लगती है, पर्शियन आर्मी जो होती है वो वहां आ जाती है, क्लासरूम के अंदर आ जाती है। एम हैमल खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं और क्या लिख देते हैं, जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिख देते हैं, वेव ला फ्रेंच। क्या लिख देते हैं, वेव ला फ्रेंच, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, तो ये वाली लाइन बहुत अच्छे ध्यान रखना, क्या लिख देते हैं, वेव ला फ्रेंच लिख देते हैं, और इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और जैसे ऐसे इशारा करते हैं, बस क्लास डिसमिस, और यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर आप लोगों के पास रिवीजन नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे क्वेश्चन उसमें लिखे हुए मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया है और बहुत ध्यान से स्टोरी को समझा है, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही आसानी से बना लोगे, बिना क्वेश्चंस को, बिना आंसर्स को लर्न करे हुए। ठीक है, कैसे बनाना है अभी मैं सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोग देख सकते हो 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, और बहुत 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 चांसेस है कि भैया 26 में तो आ ही सकता है। तो आंसर क्या है पहले हम लोग जरा इसको देखते हैं। आप लोग देखना वही वही स्टोरी लाइनें लिखी हुई है जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। एम हैमल टोल्ड, एम हैमल कहते हैं देम, किससे कहते हैं, उनसे कहते हैं, किन लोगों से कहते हैं, अपने अपने लोगों से कहते हैं, दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच कैसी लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, फ्रेंच कैसी लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। इट वाज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ये कैसी लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, भैया बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। और वो उन लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, टू गार्ड इट अमंग द देम, और उनके बीच में उसको गार्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो अगर आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से पसंद आई हो और बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, क्या रखना, क्या करना है, टू गार्ड इट अमंग द देम, यानी कि समराइज जो समरी मैंने बताई है उसी से आंसर को बनाकर लिखता है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको ना भूलें। इसका रीजन भी उन्होंने दिया, ही गेव अ रीजन, इसके लिए उन्होंने रीजन दिया कि when people were enslaved, जब लोग क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, enslave हो जाते हैं, as long as they held to their language, जब तक वो अपने हाथ में क्या रखते हैं, लैंग्वेज रखते हैं, अपने लैंग्वेज में पकड़ बनाकर रखते हैं, they had the key to their prison, अपने प्रिजन के लिए, अपने जेल के लिए उनके पास चाबी रहती है जब तक वो अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आंसर बनाओगे। और भी क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों को मैं दूंगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है whom did M Hamel blame for the ignorance in studies and why, जो कि देखो 22, 23 और 25 में आया है, तो बहुत चांसेस है 26 में भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखना। एम हैमल ब्लेम द पेरेंट, भैया एम हैमल जो है वो किसको ब्लेम करते हैं इग्नोरेंस में, इग्नोरेंस मतलब अनदेखेपन में, स्टडीज के बच्चों में, जो फ्रेंड जैसे लड़के थे उन सब की पढ़ाई में जो इग्नोरेंस था उसके लिए एम हैमल किसको ब्लेम करते हैं, तो एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स, किसको ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग। भैया ये लाइन तो तुम लोग बना के लिख सकते हो ना, देखो यहाँ से उठाया, एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, M. Hamel blamed the parents for the neglect of learning because they wanted them to work to earn some money, क्योंकि वो लोग चाहते थे, क्यों, कौन लोग चाहते थे, इनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो लोग काम करें ताकि वो लोग कुछ पैसे कमा सके, टू अर्न सम मनी, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग, किस चीज के बजाय, इंस्टीड ऑफ के मतलब के बजाय, फोकसिंग ऑन एजुकेशन, भैया एजुकेशन पे फोकस करने के बजाय वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चे को पैसे कमाने के लिए भेज दिया करते थे। एम एम एल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम एम एल जो है वो खुद को भी ब्लेम करते हैं फॉर हिज नेग्लिजेंस, अपने अनदेखेपन के लिए, नेग्लिजेंस के लिए, इन हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग में नेग्लिजेंस के लिए। ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन, क्योंकि वो क्या करते थे, बच्चों को भेज देते थे गार्डन में काम करने के लिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को समरी में बताया था कि वो बच्चों को भेज देते थे गार्डन में काम करने के लिए। तो वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं टीचिंग में कि उन्होंने जो अनदेखापन किया, जो नेग्लिजेंस किया, ठीक है, उसके लिए भी खुद को ब्लेम कर रहे हैं। दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर द लास्ट लेसन वाज टू बी द लास्ट लेसन, यानी कि एम हैमल किस रीजन की वजह से एम हैमल को ये चीज डिक्लेयर करनी पड़ी कि जो लेसन वो पढ़ा रहे थे वो आखिरी लेसन होने वाला है फ्रेंच का। ये क्वेश्चन 22, 24 और 25 में आ चुका है, तो बहुत चांसेस है कि भैया 25 में आएगा, ठीक है। तो ही टोल्ड हिज स्टूडेंट, तो वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इट वाज द लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन होगा, ही वुड गिव देम, जो उनको वो दे रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर जो है बर्लिन से आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, किसको पढ़ाना है भैया, सिर्फ जर्मन को पढ़ाना है, इन द स्कूल्स ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन, अल्जैक और लॉरेन जो जगह का नाम है, इन स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाना है। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, जो अगला नया मास्टर है जो जर्मन पढ़ाएगा वो अगले दिन आ जाएगा। ये एडवाइज देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, और वो इनको एडवाइस करते हैं कि वो क्या रहे, अटेंटिव रहें, केयरफुल रहें और अपनी लैंग्वेज को हेल्ड करके रखें, क्योंकि जब तक लैंग्वेज उनके हाथ में है तब तक उनके हाथ में क्या है, की टू प्रिजन है। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो भैया जब घड़ी की सुई, चर्च क्लॉक जो है जब 12 बजे पर पहुंचती है, 12 पर पहुंचती है, तो क्या होता है, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही जिस मोमेंट पे चर्च क्लॉक जो है वो 12 पर पहुंचती, द पर्शियन आर्मी केम टू टेक
ओवर एंड जो पर्शियन आर्मी होती है वो कहा, तो पर्शियन आर्मी जो है वो आ जाती है वहां पर टेक ओवर करने के लिए। एंड एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े होते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वॉइस क्या हो जाती है, चोक्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, चोक्ड हो जाती है। एंड ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा लिख सकते हैं तो उतना बड़ा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वे बिला फ्रेंच लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाट मेड राइटर फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर। तो भैया ये जो राइटर है जिनका नाम है फ्रेंच, ठीक है, वो एम हैमल के रूलर्स के बारे में किस वजह से भूल गए थे, क्यों भूल गए थे सब कुछ। ठीक है, तो भैया हम सबके साथ होता है, कुछ टीचर होते हैं बहुत खड़ूस होते हैं, हमेशा साल भर उन्होंने मारा ही है तुम लोगों को यार, किसी ना किसी चीज के लेकर तुमको टोकते रहते हैं। लेकिन जब स्कूल छोड़ रहे होते हैं, जब या फिर स्कूल का भी फेयरवेल होने वाला है, तो उन टीचर्स का भी लगता है यार, इनको उनके लिए भी थोड़ा सा बुरा सा फील होता है ना, उनके भी जो डंडे जो मार पड़ी वो सब भूल जाते हो आप लोग। उसी तरीके से फ्रेंच जो है, फ्रेंच बहुत शॉक्ड, फ्रेंच एकदम से शॉक्ड हो जाता है, सैडेंट हो जाता है, एकदम से दुखी हो जाता है बाय द न्यूज। किस न्यूज से, एम हैमल वाज लिविंग द स्कूल फॉर एवर। ये जो न्यूज है कि एम हैमल स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, ये चीज सुनकर फ्रेंच जो है वो शॉक्ड हो जाता है, सैडेंट हो जाता है। And that he completely forget his fear of the teachers ruler, जिसकी वजह से वो टीचर्स के रूलर का जो डर है, जो फियर है, उसको पूरी तरीके से भूल जाता है। ही कर्ज हिमसेल्फ, वो अपने आप को कर्ज करने लग जाता है, श्राप देने लग जाता है, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने लेसन को ना पढ़ने के लिए वो अपने आप को क्या करने लग जाता है, कर्ज करने लग जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर की, जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके दो पार्ट होंगे। सबसे पहले हम लोग इसका पहला पार्ट देखेंगे, क्या है ये पहला पार्ट, अभी हम लोग इसका जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देख सकते हैं आप लोग, द नरेटर अनीस जंग। तो इस चैप्टर के राइटर का नाम है अनीस जंग, याद रखना, ठीक है। मीट्स अ बॉय, एक व्यक्ति एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम होता है साहिब। क्या नाम होता है, साहिब। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या नाम होता है, साहिब याद होता है। हु इज अ रैक पिकर। भैया वो क्या होता है, रैक पिकर होता है। रैक पिकर का मतलब होता है कूड़ा बिनने वाला, तो वो कूड़ा बिनने वाला होता है। नरेटर जो कि अनीस जंग है, लर्न साहिब फुल नेम। नरेटर को साहिब का पूरा नाम पता चलता है, जो कि है साहिब आलम। तो जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, विच आयरनिक बिकॉज ही इज पुअर एंड लिव्स इन माइदरी, जो कि बहुत ही उसके नाम से आयरनिक है, यानी कि उल्टा है। उसका नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और जबकि वो क्या है, पुअर है और माइजरी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, और ये इसके नाम से क्या है, कॉन्ट्राडिक्टी है। ऐसा ही सवाल आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, तो लिख के जरूर आना, ठीक है, छोड़ना नहीं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ गार्बेज की। क्या मीनिंग है गार्बेज का उन लोगों के लिए। तो फॉर द रैक पिकर्स, जो लोग कूड़ा बिनते हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, गार्बेज इज द गोल्ड। गार्बेज उनके लिए क्या होता है, जो कूड़ा होता है वो उनके लिए गोल्ड की तरह होता है, ये बात ध्यान रखना। फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए यही सेम चीज बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, यानी कि वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, यानी कि आश्चर्य से भरी हुई थैली होती है। बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे सम टाइम फाइंड्स अ रुपी, कभी कभी उनको एक रुपये भी मिल जाता है और कभी कभी कॉइन भी मिल जाता है, इसलिए उनके लिए आश्चर्य की चीज होती है। और बड़े लोगों के लिए, जो एल्डर्स हैं, उनके लिए क्या होता है, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये सिर्फ आजीविका जीने की, सर्वाइवल के लिए एक मीन्स है, बस और कुछ नहीं। लेकिन बच्चों के लिए वो क्या है, बच्चों के लिए वो वंडर, रैप्ड इन वंडर्स है। आई बस समझ में, याद रखना। तो अब बात करते हैं साहिब आलम के घर के बारे में, जो कि कहाँ पर वो रहता है, सीमापुरी में रहता है। चलिए, तो साहेब एंड हिज फैमिली आर बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज मतलब होता है शरणार्थी। तो साहेब और उसकी फैमिली क्या थे, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज थे। हु माइग्रेटेड टू दिल्ली, जो कि कहाँ आकर रहने लग गए थे, दिल्ली में आकर रहने लग गए थे इन 1971। दे लिव इन स्लम एरिया, वो कहाँ रहते थे, दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहते थे। देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द रैक पिकर्स, और उनकी जो जिंदगी थी वो रैक पिकर्स यानी कूड़ा बिनने वालों के आसपास ही थी। और मोस्ट रैक पिकर्स, और उनमें से काफी ऐसे रैक पिकर्स थे जो हमेशा बेयर फुट यानी नंगे पांव रहा करते थे। और एक एक्यूज ये भी बताया गया है इसमें कि इट इज अ ट्रेडिशन, और ये उनके लिए क्या रहता था, एक ट्रेडिशन की तरह था, नंगे पांव रहना, बेयर फुट रहना। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। कहानी में आगे साहिब आलम अपनी डिजायर फील करता है, डिजायर बताता है बेटर लाइफ के बारे में। क्या डिजायर बताता है, सुनना जरा।
साहिब एक्सप्रेस अ डिजायर टू गो टू स्कूल। ये एक्सप्रेस करता है, ये डिजायर एक्सप्रेस करता है कि वो भी कहाँ जाना चाहता है, वो भी स्कूल जाना चाहता है। वो रैक पिकिंग नहीं करना चाहता, वो स्कूल जाना चाहता है। बट देयर आर नो स्कूल्स इन हिज एरिया, और लेकिन उसके एरिया में कोई भी स्कूल्स है ही नहीं। और वो ये भी बताता है कि वो क्या पहनना चाहता है, वो भी बेयर फुट नहीं रहना चाहता, वो भी शूज पहनना चाहता है और टेनिस खेलना चाहता है। वो सारी चीजें करना चाहता है जो एक नॉर्मल बच्चा अपनी लाइफ में चाहता है करने के लिए, लेकिन उसके पास उतने अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके आसपास एरिया में स्कूल ही नहीं है, या फिर वो सारी चीजें, एक शूज पहनना, एक टेनिस स्पोर्ट खेलना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो एट द एंड क्या होता है, लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाता है। किस चीज का लॉस ऑफ फ्रीडम, अभी मैं आपको, साहेब इवेंचुअली गेट अ जॉब। भैया साहेब की लग जाती है नौकरी। कहाँ पर लग जाती है, एक टी स्टॉल में कनिस्टर लेकर चाय वगैरह बांटनी होती थी, बेचनी होती थी, उसकी जॉब उसको लग जाती है। लेकिन उसको 800 रुपीज भी मिल रहे होते हैं। कितने मिल रहे होते हैं, 800 रुपीज मिल रहे होते हैं। ठीक है, अर्न कर रहा होता है, कमा रहा होता है। लेकिन वो अब क्या बन गया है, उसके लिए वो जो कनिस्टर है ना, वो जो रैक पिकिंग वाला बैग होता है, वो ज्यादा उसके लिए भारी लग रहा था। ठीक है, और वो जो कहता है कि वो कहता है कि ही इज नाउ सर्वेंट। अब वो क्या बन गया है, वो एक सर्वेंट बन गया है, और उसने अपनी फ्रीडम को लॉस कर दिया है। क्या कर दिया है, लॉस कर दिया। उसकी जो फ्रीडम थी पहले इधर उधर भटकने की, कुछ वंडर्स ढूंढने की, कभी 1 रुपए मिल जाता, कभी 10 रुपए मिल जाता, कभी कुछ कॉइन मिल जाता, वो जो वंडर था, ठीक है, वो उसने लॉस कर दिया है। वो जो फ्रीडम थी वो उसने लॉस कर दिया। वो क्या बन गया है, सिर्फ एक सर्वेंट बन गया है, जिसकी वजह से उसके लिए वो जो टी का कनेस्टर वो अब लेकर चलता है, वो ज्यादा भारी लगता है। बेटा पता है, ये जो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, इसके पीछे भी काफी लोगों ने बोला कि क्यों कर रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा देखो, मैंने ये सोचा, मैं यूट्यूब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फेमस होना है, ना ही मुझे पैसे कमाने हैं, या इसकी और कुछ रीजन नहीं है। बस इस ये रीजन है कि मुझे पूरी फ्रीडम मिले, मुझे किसी पर डिपेंडेंट ना रहने पड़े, कि अपने बच्चों से कनेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे दूसरों से परमिशन लेनी पड़े, जब तक वो ना चाहे, अगर वो ना चाहे तो मैं पढ़ा ही ना पाऊँ। ये चीज ना हो, इसके लिए मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग के ही सेकंड पार्ट, स्टोरी ऑफ मुकेश की। क्या स्टोरी है इस मुकेश की, अभी देखो बताते हैं। नरेटर जो है वो शायद मुकेश से मिलता है, मुकेश नाम के एक लड़के से मिलता है, जो कि फिरोजाबाद की बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में रहता है, या फिर वहां पर काम करता है। ठीक है, और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो क्या बन जाए, मोटर मैकेनिक बन जाए। क्यों बन जाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, कि फ्रीडम की वजह से वो चाहता था कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। जो इंडिपेंडेंस होती है ना, जो आजादी होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आजादी का मतलब उससे पूछो जो कि एक पिंजड़े में बंद हुआ पक्षी होता है ना, उससे पूछो कि आजादी का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा, जब प्यार हुआ इस पिंजड़े से, लोग कहने लगे आजाद रहो। तो भैया, पिंजड़े से प्यार होने से पहले पहले वहां से निकल जाओ और उड़ जाओ आसमानों में, परों को खोलो, और जमाना, क्या वो लाइन है, परों को खोलो जमाना उड़ान देखता है। तो भैया परों को खोलो और उड़ जाओ आसमान में। ठीक है, और बात करते हैं आगे उसके हैजार्ड्स ऑफ वर्क, यानी कि वर्क जो लोग काम करते थे बैंगल इंडस्ट्री के अंदर, उसके क्या क्या हैजार्ड थे, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या उसमें प्रभाव थे उसके। ठीक है, क्या, तो अब बात करते हैं उनके काम के हैजार्ड्स के बारे में। क्या हैजार्ड्स है उस काम में, तो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे, वो डिंजी सेल्स, यानी छोटे छोटे से सेल्स में काम करते थे, और छोटे छोटे बच्चे, जो कि इलीगल है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन फिर भी वो वहां पर काम करा करते थे, जिनकी वजह से उनकी बहुत ही कम उम्र में जो आई साइट थी वो कमजोर हो जाती थी, और भी बहुत ही ज्यादा हैजार्ड डिसीजेस उन लोगों को हो जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। यानी कि जो ऑथर है इस चैप्टर के, वो चिल्ड्रन जो हैं वो फुटवेयर नहीं पहनते हैं, इसका क्या रीजन देते हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के अंदर। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये होता है कि द लैक ऑफ मनी। तो भैया हम लोग को पता है कि वो लोग बहुत गरीब थे। ठीक है, कूड़ा बीनते थे, तो कूड़ा बीनने वालों के पास पैसा तो बहुत कम होता है, तो लैक ऑफ मनी इज अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कहा जा सकता है कि लैक ऑफ मनी एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है। लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, क्योंकि साहेब जैसे लड़के जो है वो शूज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। व्हेन साहेब गेट्स अ पेयर ऑफ शूज ही वाज वेयर वन, और लेकिन जब उसको पहनने के लिए, और वन एक्सप्लेनेशन इज द इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट। और एक ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो बेयरफुट रहने का, यानी कि बेयरफुट रहने का, यानी कि नंगे पांव रहने का, उनके लिए क्या बन गया है, ट्रेडिशन सा बन गया है कि वो लोग अब नंगे पांव ही रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। तो भैया चिल्ड्रन के लिए गार्बेज की मीनिंग क्या थी, वहां के जो चिल्ड्रन थे, जो रैक पिकर बच्चे थे,
उन सब के लिए गार्बेज की मीनिंग क्या थी और वो उसमें क्या पाते थे, सुनना बात को। सीमापुरी द स्लम एरिया इन दिल्ली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दिल्ली के अंदर सीमापुरी एक स्लम एरिया है। चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स आर रैग पिकर्स, और जो चिल्ड्रंस है वहाँ के और जो उनके पेरेंट्स है वो सब क्या है, रैग पिकर्स हैं, यानी कि कूड़ा बिनने वाले लोग हैं। और फॉर एडल्ट रैग पिकिंग वाज ओनली अ मींस ऑफ सर्वाइवल। तो भैया जो एडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो एल्डर्स लोग हैं, उन सब के लिए रैग पिकिंग जो है वो सिर्फ एक सर्वाइवल का मीन्स है, उससे सिर्फ उनकी आजीविका चलती है, सर्वाइवल चलता है। लेकिन फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के लिए अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, भैया वो जो बच्चों के लिए वो जो गार्बेज है वो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफन दे फाउंड, वो सब उसमें क्या पाते हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स पाते हैं। कभी 10 रुपी नोट पाते हैं, कभी 1 रुपी नोट पाते हैं, कभी कुछ कॉइन पाते हैं, कुछ भी उन लोगों को मिलता रहता है जिसकी वजह से वो लोग एकदम से आश्चर्य हो जाते हैं, ठीक है। और इट इज अ wrapped in a wonders for them, और ये उनके लिए वो क्या है, wrapped in a wonders है, यानी कि खुशियों से, आश्चर्य से भरा हुआ चीज है वो, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग थी। कुछ इसी तरीके का आंसर आप लोगों को वहां पर लिखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो आप लोगों को इसमें ये बताना है कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड। तो भैया ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड से, ठीक है। हैजार्ड मतलब होता है कि कोई चीज बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। हेल्थ हैजार्ड से इट यूजुअली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रन। भैया इसमें क्या होता था, मोस्टली जो है छोटे बच्चों को ही काम पे लगाया जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इलीगल है। एंड दे वर्क इन ग्लास फर्नांसेस। फर्नांसेस मतलब होता है भट्टियां, ठीक है। तो ग्लास फर्नांसेस विद हाई टेम्परेचर, जो कि ये लोग कहाँ काम करते थे, बच्चे कहाँ पर काम करते थे, ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज की जो भट्टियां होती थी, ठीक है, उसके अंदर काम करते थे। द डिंजी सेल्स, वर्ड याद रखना, डिंजी सेल, डिंजी सेल मतलब छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कोठरी टाइप की होती है, वहां पर बिना एयर बिना लाइट के ये लोग काम किया करते थे। और दे ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है, ऑफन मतलब होता है अक्सर। दे ऑफन लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और बहुत अक्सर ये हुआ करता था, ये बच्चे समय से पहले, एडल्ट होने से पहले ही, बड़े होने से पहले ही अपनी आई साइट क्या कर देते थे, लूज कर देते थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस इतने ही क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक आप लोगों को कराए हैं, इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर के करने, इसके अलावा और कुछ भी मत करना। सिर्फ इसको रट्टा मार के चले जाना, इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर फंसेगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनिकल अबाउट द नेम साहिब आलम। तो मैंने स्टोरी में भी आप लोगों को बताया था कि साहिब आलम का जो मतलब है वो आयरनिक क्यों है। तो द आयरनी इज इन साहिब आलम इज द नेम इज ट्रांसलेट टू लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो भैया ये जो साहिब आलम का नाम है, इसका जो ट्रांसलेशन है, या फिर ये बोल सकते हो इसका जो मीनिंग है, वो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन ही डज नॉट इवन हैव अ रूफ ओवर हिज हेड, लेकिन उसके सर के ऊपर छत तक नहीं है, और नाम है उसका लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। विच इज कंट्राडिक्शन टू द ग्रैंड मीनिंग ऑफ हिज नेम। तो भैया जो कि क्या करता है, उसकी ग्रैंड मीनिंग ऑफ नेम को कॉन्ट्राडिक्शन करता है, यानी कि विरोधाभास, यानी विरोध करता है, ठीक है। तो जैसे कि किसी लड़की का नाम खुशी हो और वो आपकी खुशियां छीन के चली जाए, ठीक है, जैसे कि किसी नाम का। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है द रैट ट्रैप, चैप्टर 3 है अपना। बहुत जल्दी से इसकी पूरी समरी समझते हैं, फिर आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी द पेडलर्स फिलोसफी। भैया इसके अंदर एक पेडलर है, पेडलर का मतलब जो रास्ते में चल रहा हो, ठीक है, पैदल चलता हो, तो वो पेडलर है, उसकी एक फिलोसफी है। क्या फिलोसफी है, जरा सुनना। तो द पेडलर सेलिंग रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, ये जो पेडलर है वो क्या करता है, रैट ट्रैप भेजता है। क्या भेजता है, रैट ट्रैप जो है वो सेल करता है। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। किससे बनी हुई चूहेदानी, वायर से बनी हुई चूहेदानी, जैसे अपने घरों में मिलती है। लेकिन इसका व्यू है वर्ल्ड के बारे में, क्या व्यू है वर्ल्ड के बारे में, इसका व्यू ये है कि एज वन बिग रैट ट्रैप द होल वर्ल्ड एज वन बिग रैट ट्रैप। इसका व्यू है कि जो दुनिया है ना, ये क्या है, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, चूहेदानी की तरह है। यहाँ पर हर इंसान, द वर्ल्ड ऑफर्स रिचेस एंड जॉयज एज बेट। बेट्स का मतलब होता है जो चूहेदानी के अंदर हम लोग रोटी ब्रेड वगैरह फंसा कर रखते हैं ताकि चूहे अट्रैक्ट हो और उसमें फंस जाए। उसी तरीके से वो ये मानता है कि जो दुनिया है ना, वो रिचेस यानी अमीरी, पैसे, ये सारी चीजें, और जॉयज, खुशियां, ये सारी क्या करता है, जानबूझकर एज अ बेट इस्तेमाल करता है, ठीक है। लाइक जैसे हम लोग चीज और पोर्क इस्तेमाल करते हैं चूहेदानी के अंदर चूहे को फंसाने के लिए, वैसे ये दुनिया भी, दुनिया के लोग भी आपको क्या ऑफर करेंगे, रिचेस ऑफर करेंगे, जॉय ऑफर करेंगे आपको फंसाने के लिए, ठीक है, टू ट्रैप पीपल। दोस्तों एकदम सही बात है। आई थिंक अभी स्टोरी में जब आप इसको आगे पढ़ोगे, जब मैं इसकी समरी बताऊंगा, इसमें आप लोग देखोगे
कि ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है, लेकिन आज की यही रियलिटी है कि यहाँ पर हर इंसान एक दूसरे को क्या लगा हुआ है, फंसाने में लगा हुआ है, कोई ना कोई बेट यानी कि कोई ना कोई लालच देकर। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कभी 10,000 का लालच दे देंगे, कभी कुछ पैसे का लालच दे देंगे, कभी राशन का लालच दे देंगे और जनता उसमें फंस जाती है। ठीक है। जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री का लालच देते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था। ठीक है, फ्री का लालच देकर लोगों को फंसा लेते हैं। वैसे ही हर इंसान कुछ ही ना किसी को फंसाने में लगा हुआ। ये पूरी दुनिया, इसकी जो कहानी है, इसकी जो फिलोसफी की दुनिया क्या है, बिग रैट ट्रैप है, बहुत बड़ी चूहेदानी है जिसमें हर इंसान एक दूसरे को फंसाने में लगा हुआ है। ठीक है, आपका क्या विचार है इस पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो पेडलर है ना, ये खुद की फिलोसफी को नहीं समझ पाता, इसकी खुद ही एक बेट में फंस जाता है। कैसे फंसता है सुनना। इसमें क्या होता है, पहले अब वो क्योंकि वो भटकता रहता है तो एक शेल्टर मांग लेता है, और शेल्टर कौन देता है, एक क्रॉफ्टर होता है, वो इसको शेल्टर देता है। ठीक है। अब क्रॉफ्टर थोड़ा भोला भाला सा आदमी है, वो क्या करता है, अपनी सारी बातें, जितनी भी पर्सनल बातें हो सकती है, सब कुछ उससे बता देता है। ठीक है। और जब वो बता देता है कि उसके पास 30 क्रोनोर्स हैं, उसने कमाए हैं, अगले दिन क्या करता है, ये जो पेडलर है वो उसके 30 क्रोनोर जो है वो चुरा लेता है। क्या कर लेता है, चुरा लेता है, स्टोल कर लेता है। 30 क्रोनोर का मतलब 30 रुपीज, ऐसा करेंसी है वहां की क्रोनोर। और वो चुरा कर भाग जाता है। भागने के बाद वो सोचता है, यार कहीं मैं बेट में फंस तो नहीं गया हूँ, अपने ही रैट ट्रैप, जिस दुनिया को वो रैट ट्रैप समझ रहा था, कहीं उसी रैट ट्रैप में वो भी तो नहीं फंस गया है। तो वो सोचता है, यार मैं हाईवे से नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ से जाऊंगा, मैं जंगल से जाऊंगा। लेकिन जंगल में जाते टाइम वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, खो जाता है और भटक जाता है, वंडर्स हो जाता है। वंडर्स मतलब होता है भटकना। तभी वहां पर उसको एक आयरन मास्टर मिलता है। कौन मिलता है, आयरन मास्टर मिलता है। अब वो जो पेडलर है वो थक गया है, तो आयरन मास्टर से हेल्प मांगता है। आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि ये जो पेडलर है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है ये जो पेडलर है वो उसी का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड मतलब होता है दोस्त। ठीक है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टीहल। वो समझ लेता है कि पेडलर जो है वो कैप्टन वॉन स्टीहल ही है, इसीलिए उसको अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। तभी जो है वो जो क्रॉफ्टर होता है वो अपनी बेटी जिसका नाम है एडला विलियमसन, वो उसको भेजता है। ठीक है, क्रिसमस इवनिंग पर पेडलर को बुलाने के लिए। तो एडला जो है उसको देखते ही, पेडलर को देखते ही समझ जाती है कि यार इतने गंदे कपड़े और रैट ट्रैप वगैरह शरीर को, बॉडी पे लगाए हुए, कपड़े पे लगाए हुए, ये इंसान पक्का ये कैप्टन वॉन स्टेहल तो नहीं है। तो क्या होता है, तो एडला समझ जाती है कि या तो ये चोर है कोई, या फिर ये जेल से भाग कर आया है। तो एडला क्या करती है, उसको कुछ भी नहीं कहती। एडला जो है उसको इनवाइट करती है एज यूजुअल, जैसे उसको फादर को गलत फहमी हुई थी, वो क्या करती है, उसको मेंटेन रखती है। वो कहती है कि उसको बुला लेती है। लेकिन तभी पेडलर को ये बात का रियलाइजेशन होता है कि यार मैंने गलत किया, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, शायद ये जो रैट ट्रैप है उसमें मैं फंस गया हूँ और अब और ज्यादा फंसने वाला हूँ। तो रैट ट्रैप, ये जो पेडलर है वो क्या करता है, वो पेडला विलियमसन को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट के अंदर ये जो 30 क्रोनर उसने चुराए थे ना, यही 30 क्रोनर उसको एज अ गिफ्ट दे देता है और नीचे साइन कर देता है कैप्टन वॉन स्टेहल, और कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। ये रहे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। तो भैया ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो कौन है, ये पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि वो उनको कैसे बनाता था। सुनना मेरी बात। द रैट ट्रैप सेलर वाज अ पेडलर। तो रैट ट्रैप सेलर जो है वो एक क्या है, वो एक पेडलर है। ठीक है। एंड ही अर्न हिज लिविंग बाय, लिविंग यानी कि वो अपनी आजीविका जो है वो कैसे चलाता था, वो कैसे अर्न करता था, बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप मेड ऑफ वायर। क्या बेचकर, एक छोटे छोटे रैट ट्रैप जो कि वायर से बने होते थे, रैट ट्रैप यानी चूहेदानी, छोटे छोटे चूहेदानी जो कि वायर से बने होते थे, उनको बेचकर वो क्या चलाता था, अपना काम चलाता था, अपनी लिविंग चलाता था। लेकिन वो इतना, क्योंकि उसका बिजनेस जो था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो कभी कभी वो भीख भी मांग लिया करता था, कभी कभी वो चोरी भी कर लिया करता था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। तो भैया ये जो पेडलर है ये वर्ल्ड को, दुनिया को एज अ रैट ट्रैप क्यों समझता है। द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप बिकॉज, ये जो पेडलर है वो वर्ल्ड को कंसीडर करता है एज अ बिग रैट ट्रैप। इतना तो भैया आप लोग क्वेश्चन से ही छाप सकते हो। बिकॉज ही बिलीव्ड द जॉय एंड रिचेस, क्योंकि उसको ऐसा मानना है, उसका ऐसा मानना है कि ये जो जॉय है, ये जो रिचेस है, ये जो अमीरी है, ठीक है, दौलत है, शोहरत है, ये सारी चीजें हैं, ये जो है होती है, ये क्या होती है, दुनिया इसीलिए होती है ताकि लोगों को क्या करते हैं, टेम्पटिंग बीट्स का मतलब होता है कि, टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाना। ठीक है, और बीट माने मैंने आप लोगों को बताया था, रैट ट्रैप जो के अंदर जो हम लोग खाना रखते हैं, जो चूहे को फंसाने के लिए खाना रखते हैं, उसको बेट बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्पटिंग बेट्स के समान ही होता है कि जो जॉय और रिचेस है। कोई भी व्यक्ति, एनी वन हु टेम्पटेड बाई दीज बेट्स, जो भी व्यक्ति टेम्पटेड हो जाएगा यानी लुभ जाएगा या फिर
उससे अट्रैक्ट हो जाएगा इन सारी वेट से, वो कैप्चर्ड हो जाएगा रैट ट्रैप के अंदर, ऐसा उसका मानना था। आई बात समझ में? सो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। तो पेडलर ने अपने आप को लेटर में, जो गिफ्ट उसने दिया था उसमें अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेहल करके क्यों साइन करा? तो सुनना बात को। द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड एडला। तो पेडलर ने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेहल साइन इसलिए करा क्योंकि वो रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता था एडला के टूवर्ड, और ही ट्रीटेड हिमसेल्फ विद काइंडनेस। और ये जो अपने आप को, क्योंकि एडला ने क्या करा था कि उसने उसको काइंडनेस, एज बहुत ही काइंड नेचर के साथ में ट्रीट करा था, उसकी डिग्निटी को, ये जानते हुए कि वो एक्चुअली में रियल कैप्टन वॉन स्टेहल नहीं है, फिर भी उसने उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करी, बहुत काइंड नेचर दिखाया। ठीक है, इसीलिए एज अ रिस्पेक्ट और एज अ ग्रेटिट्यूड वो उसको अपने आप को क्या करा, उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से ही साइन कर चला गया। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर 3 डीप वाटर। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस के बारे में। किसका बैड एक्सपीरियंस? तो विलियम डॉगलर, जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं, इनके बैड एक्सपीरियंस की हम लोग बात करते हैं। क्या बैड एक्सपीरियंस उनका होता है? तो विलियम डॉगलर वाज स्केर्ड ऑफ वाटर। विलियम डॉगलर जो है भैया पानी से बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि इनके जो फादर थे, हिज फादर टुक हिम टू द ओशियन, अ बिग स्ट्रॉन्ग वेव नॉक हिम डाउन। ठीक है, एक दिन इनके फादर जो है वो ओशियन में ले जाते हैं इनको नहलाने के लिए, ऐसे ही। ठीक है, और ये अपने फादर के कंधे पे बैठे हुए थे, तभी एक स्ट्रॉन्ग सी वेव आती है और उनको गिराकर चली जाती है, जिसके बाद ये डूब जाते हैं। और डूबने के बाद इनके मन में, आप लोग सोच सकते हो, कोई 3-4 साल का बच्चा, ठीक है, अगर पानी में डूब जाएगा तो उसको कैसा लगेगा? बहुत डर, वो जो डर होगा ना, वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। तो कुछ इनके साथ भी ऐसा ही होता है कि इनका डर भी जो हमेशा बना रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बार इन्होंने डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू लर्न सम स्विमिंग एट द YMCA पूल। तो ध्यान रखना, नाम याद रखना, क्या पूल का नाम था? YMCA पूल नाम था। तो इन्होंने डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, YMCA पूल में डिसाइड करा कि स्विमिंग करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि इट वॉज सेफ, क्योंकि ये बहुत सेफ था। 2 और 3 फीट ही शैलो था और 9 फीट चौड़ा था, बस इतना ही था। वो भी एंड में 9 फीट था और 2 और 3 फीट मिडल में था। ठीक है, सेंटर पे। अब बात करते हैं बिग इंसिडेंट के बारे में, जो कि है डॉगलस वॉज वेटिंग अलोन एट द डीप वाटर। एक दिन क्या होता है, डीप एंड के पास में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो फीट था, जो पूल था, वो 2-3 फीट था एक साइड से, और दूसरे साइड से 9 फीट गहरा था। तो डॉगलस जो है एक दिन, क्योंकि वहां पर कोई नहीं आया होता, तो वहां पर सबका आने का इंतजार कर रहा होता है डीप एंड पे बैठ के। तभी वहां पर एक बिग ब्रूशर बॉय आता है, जो कि 18 ईयर्स का होता है। बिग ब्रूशर का मतलब होता है हट्टा कट्टा उनका। वहां पर आता है और डॉगलस को उठाता है, और उठाकर क्या कर देता है, टॉस डेम इन द 9 फीट पार्ट, यानी कि जो 9 फीट वाला पार्ट होता है वहां पर उठाकर फेंक देता है उसको। अब डॉगलस, क्योंकि उसको स्विमिंग अभी ढंग से आती नहीं है, वो परेशान हो जाता है, एकदम से अनकॉन्शियस टाइप से फील करने लग जाता है। लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा कॉन्शियस है, और मन में प्लान बना लेता है कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, ऐसे पैर नीचे पटकूंगा और नीचे पटक कर ऊपर आ जाऊंगा, और जो भी चीज मेरे हाथ में आएगी उसको ग्रैब कर लूंगा। लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं इकट्ठा कर पाता है, और जब वो पुश करता है तो इतना ऊपर नहीं आ पाता जितना आता है। प्लस उसको चारों तरफ पीला पीला पानी दिखाई पड़ रहा होता है, और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होता। फिर से एक बार जब वो नीचे जाने लग जाता है धीरे धीरे, फिर से एक बार सोचता है कि यार फिर से मैं क्या करूंगा, ऐसे नीचे पैर मारूंगा और तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन फिर से वो अपना पुश करता तो है, पुश हार्ड बट फेल्ड, लेकिन वो पूरा तरह से ऊपर नहीं आ पाता। आखिर में आकर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर वहां के लोग जब आते हैं, जब उसको बाहर निकालते हैं, तब अगले सीन में क्या होता है कि वो जब बाहर निकलता है तो उसको बस दिखाई पड़ता है कि सारे लोग बात कर रहे हैं कि अभी ये लड़का मरने ही वाला था। और वो जो लड़का है, ये जो बिग ब्रूशर बॉय था जिसने उसको फेंका था, वो कहता है यार मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। लोग बोलते हैं कि अरे ये मैं अभी तो, ये तुम्हारे मजाक के चक्कर में मर ही जाता। इसके बाद वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, घर जाता है, उसको रात भर नींद भी नहीं आती, कुछ खाता पीता भी नहीं है। ठीक है, फिर एंड में डॉगलर डिसाइड करता है कि यार वो स्विमिंग तो सीखेगा ही, अपने डर पे काबू जरूर पाएगा। तो वो इंस्ट्रक्टर हायर करता है जो कि उसको स्विमिंग सिखाएगा। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले डॉगलस के वेस्ट पे यानी कमर पे रस्सी बांध देता है, और रस्सी का एक एंड एक पोल पर बांध देता है, जिससे वो उसको फिर उसको क्या कराता है कि पूल से इधर से उधर चक्कर लगवाता है। फिर पैरों की प्रैक्टिस, कैसे पैर चलाने इसकी प्रैक्टिस कराता है, सांस कैसे लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको सिखाता है, और एंड में आकर जो डॉगलस है वो लास्ट में सीख जाता है कि कैसे स्विमिंग करनी होती है, और उसका जो डर होता है उसके मन का वो
खत्म हो जाता है। लेकिन 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 पूरी तरह से डर खत्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डर जो होता है ना वो हमेशा बना रहता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो सीखने लग गया, अब वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पे भी जा सकता था, फिशिंग के लिए जा सकता था, ठीक है। तो ये कहानी का समरी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगलस। तो डॉगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या चीजें करी। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डॉगलस पीस बाय पीस। तो भैया ये जो इंस्ट्रक्टर था ना, जिसने डॉगलस को स्विमिंग सिखाई थी, उसने पीस बाय पीस करके डॉगलस को सिखाना, स्विमर बनाना, स्विमर के उसके अंदर का स्विमर निकाला था पीस बाय पीस करके। जैसे एक टीचर आपके अंदर से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा कोई स्पोर्टमैन, जो एक टीचर निकाल सकते हैं ना पीस बाय पीस करके, साल दर साल करके निकालता है, उसी तरीके से इस इंस्ट्रक्टर ने भी इसके अंदर से, डॉगलस के अंदर से स्विमर जो है पीस बाय पीस करके निकाला। फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक ही हैड हिम ओवर वन अ रोप अटैच टू हिज बेड। तो भैया 3 महीने तक उसने उसकी कमर पर एक बेल्ट बांधकर क्या बोला, He went back and forth across the pool. पूल के आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, उसने चक्कर लगवाया बेड बंधवा कर। एंड द इंस्ट्रक्टर टॉट डॉगलस टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर। और इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि कैसे डॉगलस अपना फेस जो है वो अंदर वाटर के अंदर ले जा करके डॉगलस जो है वो अपने पानी एक्सहेल करेगा, पानी सांस लेगा, ये भी सिखाया उसको। देन डॉगलस हैड टू किक विथ हिज लेग फॉर मैनी वीक। और काफी हफ्तों तक उसने ये भी सिखाया कि कैसे पैरों को चलाना होता है पानी के अंदर, ठीक है। जब स्विमिंग कर रहे हो तो पानी को चलाना होता है। एक तो 3-4 चीजें होती है इंपॉर्टेंट, एक तो हाथ चलाना, दूसरा पैर चलाना, तीसरा सांस कैसे लेना है। तो उसने एक एक करके पीस बाय पीस करके सारी चीजें उसको सिखाई। तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Douglas decide to overcome his fear of water। तो किन चीजों की वजह से डॉगलेस ने ये डिसाइड करा कि वो अपने फियर ऑफ वाटर से ओवरकम करेगा, यानी कि उस पर काबू पाएगा, उससे बाहर निकलेगा। द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विथ हिम फॉर ईयर्स। तो भैया जो पूल के अंदर जो उसका स्ट्रगल था ना, जो स्ट्रगल कह रहा हूँ, सॉरी, जो फियर था ना, डर जो लड़के ने फेंक दिया था, उसके बाद जो उसके साथ हुआ, उसका जो डर था उसके साथ सालों तक रहा, ठीक है। और द फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो भैया ये जो डर था, वाटर का जो डर था ना, इसकी वजह से ये क्या हो जाता था, ये अपने ना दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा पाता था, ना बोटिंग पे जा पाता था, ना ही स्विमिंग पर जा पाता था। तो भैया इसकी सारी जिंदगी ना बोरिंग टाइप से हो गई थी, सब कुछ कर ही नहीं पाता था, फिशिंग ट्रिप पे भी नहीं जा पा रहा, बोटिंग पे भी नहीं जा पा रहा, स्विमिंग पे भी नहीं जा रहा। फाइनली ही डिसाइडेड, आखिर में वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि भैया एक काम करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर जो है वो हायर करते हैं एंड लर्न टू स्विम। और क्या करते हैं, सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज भैया लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। सो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं आपकी इंग्लिश के बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वो चैप्टर का नाम है इंडिगो। चैप्टर 4 है ये। इसकी क्वेश्चन, इसकी पूरी समरी हम लोग समझेंगे और इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिगनिंग की और द मेन प्रॉब्लम की। तो भैया बिगनिंग कहाँ से होती है और प्रॉब्लम कहाँ से होती है, जरा सुनना ध्यान से। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। तो चंपारण बिहार के अंदर जो कि एक जगह पड़ती है चंपारण, वहां पर एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था, वो अब तुम्हारा वाला सिस्टम नहीं, अलवेज भाई क्या कोई बोल सकता है, ये वाला सिस्टम नहीं, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम चलता था, ठीक है। जिसमें क्या होता था कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ओन करते थे बिग फार्म्स, ठीक है। मतलब बिहार में जो चंपारण नाम की जगह है, वहां पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास काफी ज्यादा जमीनें थी, काफी ज्यादा फार्म्स थे। वहां पर इंडियन फार्मर्स क्या करा करते थे, काम किया करते थे, जिनको हम पीजेंट बोलते थे, ठीक है। किस चीज की खेती करा करते थे, तो इंडिगो की खेती क्या करते थे, जिसको हम लोग हिंदी में नील कहते हैं। तो फार्मर्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड गिव रेंट। तो फार्मर्स को वहां पर, जो इंडियन फार्मर्स हुआ करते थे, उन सबको वहां पर 15% जमीन पर इंडिगो उगानी होती थी और एज अ रेंट उनको देना पड़ता था इंडिगो को, ठीक है। सो अब बात आती है कि इन सब के बीच में गांधी जी की एंट्री कहाँ से हो गई। तो पहले जानते हैं कि गांधी जी की एंट्री कैसे होती है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। अब पुअर एजुकेटेड फार्मर था, एक गरीब सा अनएजुकेटेड सा फार्मर था, जो कि गांधी जी से मिलता है। कहाँ पर मिलता है ये भी ध्यान रखना, लखनऊ कांग्रेस सेशन जो कि 1916 में हुआ था, वहां पर मिलता है। और बेग यानी कि रिक्वेस्ट करता है गांधी जी से टू विजिट चंपारण बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस। तो जो इनजस्टिस किसानों के
खिलाफ हो रहा था, ठीक है, उसके लिए गांधी जी ताकि उसकी आवाज उठा सके, वो कहता है कि आप कहाँ विजिट करो, चंपारण विजिट करो। कौन कहता है? राजकुमार शुक्ला कहता है। कैसा व्यक्ति था? पुअर और अनएजुकेटेड फार्मर था। याद रखना, अगर इसका कैरेक्टर स्केच आ जाए तो ये इसके बारे में जरूर लिखना कि ये पुअर और अनएजुकेटेड फार्मर था, ठीक है। सो अब जब गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जब वो जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर गैदर करते हैं इनिशियल फैक्ट, वहां के लॉयर्स को बुलाते हैं और उनसे जो इनिशियल फैक्ट हो सकता है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है स्टार्टिंग की, जितनी वो सब इकट्ठा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, स्कॉर्ड लॉयर फॉर चार्जिंग हैवी फीस। तो गांधी जी इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, ठीक है। चाइड इसमें आएगा कि वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। तो गांधी जी ने लॉयर्स को इसलिए डांटा फॉर चार्जिंग हैवी फीस फ्रॉम फार्मर, ठीक है, फार्मर से हैवी फीस वसूलने के वजह से, फ्रॉम फार्मर हैवी फीस वसूलने के लिए गांधी जी ने डाटा, किसको डाटा? वकीलों को डाटा। और वो इस डिसीजन पे पहुंचे कि भैया कोर्ट जो है ना, उससे कोई हेल्प नहीं होने वाली, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उन किसानों के अंदर का डर खत्म करना पड़ेगा। जब डर खत्म हो जाएगा ना, तभी वो लोगों की असली जीत होगी। वरना ऐसे तो लोग आते रहेंगे और उनको सताते रहेंगे, जब तक उनके मन में डर रहेगा तब तक वो लोग अपनी आजादी नहीं हासिल कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उनका अंदर का डर मिटाना पड़ेगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो यहाँ तक स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि भैया मैटर क्या है, असली कॉन्फ्लिक्ट है क्या? गांधी जी ने वहां पर गए, राजकुमार शुक्ला, और ये सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। असली कॉन्फ्लिक्ट क्या था, अब सुनना जरा। जर्मनी इन्वेंट्स फेक इंडिगो, लैंडलॉर्ड नोज ग्रोइंग इंडिगो इज नाउ लॉस्ट। तो भैया जर्मनी जो था ना, उसने क्या कर लिया था? फेक इंडिगो बनाना इन्वेंट कर लिया था कि फेक इंडिगो या फिर केमिकल इंडिगो कैसे बनाई जाती है। तो अब ये जो लैंडलॉर्ड थे, ये तो थे बहुत चालू लोग, ठीक है। तो इन्होंने ये समझ गया कि भैया अब ये जो इंडिगो की खेती वाला काम है ना, ये अब लॉस का बिजनेस हो जाएगा। अब इसमें क्या होने लग जाएगा? लॉस, क्योंकि फेक इंडिगो अगर बन गई तो वो तो सस्ती पड़ेगी लोगों को, वो ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी जो डिमांड, तो ये क्या करने लग गए, ये जो लैंडलॉर्ड थे, इन्होंने मनी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम फार्मर्स। किससे? फ्रॉम फार्मर्स से मनी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। किस बात की मनी? टू ब्रेक 15% ऑफ इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था ना 15%, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था, उसको ब्रेक करने के लिए ये लोग फार्मर से पैसे मांगने लग गए कि भैया तुमको अगर कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाना है तो ऐसा करो, पैसा लो हमें, ठीक है। तो इसके खिलाफ राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को लेकर आए और उनको बनाया अपनी आवाज, ताकि वो आवाज उठा सके। गांधी जी भी भैया जानते ही हो, तो फ्रीडम फाइटर रहे ही हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो जब गए तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? मोतिहारी पहुंचे। और उनके साथ इतनी भयंकर भीड़, क्योंकि ऑरा था, ऑरा 9999 प्लस था उनका, है ना। तो जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ ढेर सारी भीड़ आती है, और आसपास के गांव के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि गांधी जी आए हैं। और गांधी जी का नाम उस टाइम पे काफी ज्यादा था, ठीक है। उनको लगता था, किसानों को लगता था, और बाकी लोगों को भी ऐसा लगता था कि गांधी जी ही उनकी सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो सब उनके पास आ गए, ठीक है। तभी वहां पर वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे, वहां का ऑर्डर आता है, गांधी जी को समन आता है कि उसको बुलाया जाता है, लेकिन गांधी जी उनके ऑर्डर को डिसओबे कर देते हैं। फिर भैया उनको जेल लेके जाने लग जाते हैं, वहां पे कोर्ट में पेशी होती है। लेकिन तभी उनको जो जिस जगह पे पेशी हो रही थी कोर्ट रूम में, पूरी कोर्ट रूम को लोगों ने घेर रखा होता है। पुलिस से भी वो जो भीड़ थी वो संभल नहीं रही होती, तो पुलिस गांधी जी से ही रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज भैया आप ही संभालो। तो गांधी जी फिर उनको, क्राउड को हेल्प करने में मदद करते हैं। और इसके बदले में फिर जब उनको निर्दोष साबित कर दिया जाता है तो गांधी जी क्या करते हैं, जब लैंडलॉर्ड से बातचीत होती है तो उनको 25% पैसा जो उन्होंने दिया था एज अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए, वो उनका रिफंड करा देते हैं। यहाँ पर गांधी जी मान जाते हैं, इसलिए मान जाते हैं क्योंकि उनका ये मानना था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोगों के मन का जो डर था लैंडलॉर्ड्स के प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति, वो कम हुआ है। वो कम हुआ है कि नहीं हुआ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। और वो इससे क्या होती है, उनकी मॉरल वैल्यूज, मॉरल जीत हो जाती है, ठीक है, मॉरल विक्ट्री होती है। और साथ ही साथ वहां पर गांधी जी बहुत सारे काम भी करते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, और भी काफी सारी चीजें वहां पर वो करते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या क्या चीजें करी, ये आप लोगों को बताना है, तो सुनना बहुत ध्यान से। राजकुमार शुक्ला, अ पुअर शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला जो कि एक पुअर शेयर क्रॉपर है, विश्ड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। गांधी जी, राजकुमार शुक्ला जो होता है वो विश करता है गांधी जी से मिलने के लिए और उनसे कंप्लेन करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय, जो इनजस्टिस हो रहा था
लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था चंपारण के अंदर, उसमें जो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए गांधी जी से मिलना चाहता था। वो क्या करता था, गांधी जी को हर जगह फॉलो करने लग गया, कहीं जहां भी गांधी जी जाते वहां वहां वो फॉलो करने लग जाता, और उनसे बेग करता था कि एक डेट फिक्स कर दें ताकि वो भी कहाँ आ जाए, चंपारण आ जाए, ताकि वहां पर जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, वहां के इंडिगो के जो किसान हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उन सबकी समस्याओं को सुने और उनको हल करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाए। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। सुनना बात, गांधी जी हेल्प द पीजेंट, गांधी जी ने किसानों की मदद करी, ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों की मदद करी, बाय लीडिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक आंदोलन, ठीक है, एक आंदोलन को लीड करके गांधी जी ने वहां के किसानों की मदद करी। किस चीज में, किस चीज का आंदोलन, तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिंग अ सेटलमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करके उन्होंने किसानों की मदद करी और सिक्योर करा, क्या सिक्योर करा, एक सेटलमेंट किया, जिसके रिजल्ट में उन लोगों को क्या मिला कि शेयर क्रॉपर्स को उनका दिया हुआ पैसा, उसका 25% रिफंड हो गया। जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसा दिया था उसका 25% पैसा उन्होंने, गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स को क्या करा दिया, वापस करवा दिया। ये गांधी जी ने कराई, यही बात आप लोगों को एग्जाम में लिख करानी है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, चाइड मतलब होता है डांटना, तो गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, तो सुनना ध्यान से, गांधी जी चाइडेड द लॉयर, गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बताया था कि गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, बिग फीस कलेक्ट करने की वजह से, बहुत बड़ी बड़ी रकमें वो लोग गरीब और बेचारे फियर स्ट्राइकन डरे हुए शेयर क्रॉपर्स के से बहुत बड़ी बड़ी फीस से वसूल कर रहे थे, बहुत मोटी रकम वसूल कर रहे थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या करा था, सारे जितने लॉयर्स थे उन सबको डांटा था, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है पोएट्स एंड पैनकेक। तो भैया ये पैनकेक वो वाला पैनकेक नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो खाने वाला, वो नहीं है। वो कौन सा पैनकेक है अभी आप लोगों को स्टोरी में पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मेकअप डिपार्टमेंट से। कौन से मेकअप डिपार्टमेंट की, अभी सब पता चलेगा, बस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। द स्टोरी बिगिंस विथ द जेमिनी स्टूडियो। कौन सा स्टूडियो भैया, जेमिनी स्टूडियो जो है ये 1940 की बात है, जब चेन्नई में एक स्टूडियो हुआ करता था, जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो फिल्मों की शूटिंग है ना वो बाहर बहुत कम हुआ करती थी, स्टूडियोज वगैरह के अंदर ही ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये वैसे ही स्टूडियो जहाँ पर फिल्मों वगैरह की शूटिंग वगैरह हुआ करती थी। वहां के मेकअप रूम की बात चल रही है इस कहानी में। किसकी बात चल रही है, मेकअप रूम की कहानी की बात चल रही है। विच यूज द ब्रांड, और भैया इस मेकअप रूम के अंदर कौन सा ब्रांड यूज होता था, पैनकेक नाम का ब्रांड यूज होता था। जैसे आज के टाइम पे नहीं, लैक्मे, लैक्मे का काजल, फेयर लवली, ठीक है, और बहुत से होते हैं ना कि वो जो मेकअप के कंपनीज वगैरह के ब्रांड होते हैं, है ना। वैसे ही उस टाइम पे एक मेकअप का ब्रांड चलता था जिसका नाम था पैनकेक, ठीक है, जो कि इन ट्रक लोड, ट्रक लोड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा भर भर के, वो ट्रक भर भर के वहां पर पैनकेक जो था वो यूज होता था। जाहिर सी बात है भाई, फिल्मों का काम है, फिल्मों में जब तक मेकअप ना पोतेंगी हीरोइने और हीरो भी, ठीक है, तब तक उनका काम तो चलने ही नहीं वाला, क्योंकि फिर अच्छे कहाँ से लगेंगे, क्योंकि असली शक्ल तो एकदम मेरी जैसी होगी, है ना, जैसे मैं अभी दिखाई पड़ रहा हूँ, सेम वैसी ही शक्ल उनकी भी दिखाई पड़ती है। लेकिन वो क्योंकि मेकअप वेकअप पोत के आते हैं, हमको तो भैया आप लोगों के सामने आता है, और आप तो हमारे स्टूडेंट हो, है ना, हम तो जैसे भी चले आए आप लोग तो एक्सेप्ट करोगे ही, मैं तो आप लोगों का फेवरेट रहूंगा ही, तो हम लोगों को मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों। द रूम बिलीव टू बी रॉबर्ट क्लीव्स, ठीक है, ये जो रूम है, ठीक है, जिस रूम की यहाँ पर बात हो रही है वो किससे बिलोंग करता था, वो ऐसा माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लीव्स का क्या है, स्टेबल है, यानी कि अस्तबल है। रॉबर्ट क्लिव का क्या है, अस्तबल है। और जो कि रिजेंबल्ड अ हेयर कटिंग सैलून, जो कि एकदम कैसा, रिजेंबल्ड मतलब दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है, एकदम हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लाइटें लाइटें आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जो सैलून्स वगैरह होते हैं, जो मेकअप वाला स्टूडियो होता है, वहां पर जो मिरर लगा होता है, मिरर की चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ग्लास के वो लगे होते हैं, सॉरी, सैलून के अंदर बहुत ढेर सारी लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, विद अ फायरी, फायरी मतलब एकदम से जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, इतनी ज्यादा बल्ब लगे हुए, इतने ज्यादा वहां पे लाइट्स आ रही है कि उसकी वजह से लोगों को जो वहां पर मेकअप करवाता है ना उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती थी, इसलिए यहाँ पर लिखा है फायरी माइजरी कॉज्ड बाय इनडेसेंट इनकैंडेसेंट लाइट, ठीक है। इनकैंडेसेंट लाइट का मतलब बहुत ही ज्यादा जिससे गर्मी महसूस होती थी, एकदम पसीना पसीना वो लोग हो जाते थे। ऐसी लाइट के बीच में उन लोगों को क्या करना पड़ता था, अपना मेकअप वगैरह कराना पड़ता था। तो अब बात करते हैं जेमिनी स्टूडियो के हायरार्की के बारे में। कैसी हायरार्की वहां पे चलती थी, सुनना। A strict hierarchy was maintained in the makeup room
ठीक है, मेकअप डिपार्टमेंट। तो वहां पर ना, कहाँ पर, मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। कैसी हायरार्की थी? वहां पे जो ऑफिस बॉय था, जो कि 40 ईयर ओल्ड मैन था, वो रिस्पॉन्सिबल था कि वो भैया जो मेन लीड होगा ना, उसका जो मेकअप होगा वो मेन आदमी करेगा, ठीक है। और जो मेन मेकअप आर्टिस्ट होगा वो करेगा, और जो बाकी सब मेन लीड के अलावा, हीरो हीरोइन के अलावा जो बच गए बाकी लोगों का कौन करेगा? जो ऑफिस बॉय होगा वो करेगा वहां पर, ठीक है। और ये जो ऑफिस बॉय है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्लाइंग मेकअप अप टू द क्राउड प्लेयर। क्राउड प्लेयर का मतलब जो हीरो हीरोइन को छोड़कर जो बाकी लोग बच जाते हैं उन सबका वो करेगा। कौन करेगा? ऑफिस बॉय करेगा। ही वॉज अ पोएट। भैया ये जो ऑफिस बॉय है ना, वो एक पोएट भी है, ठीक है। और वो बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? एस्पायर टू बी डायरेक्टर, एक्टर, लिरिकिस्ट। भैया ये सारी चीजें वो बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है काम की कमी की वजह से। भैया वो ऑफिस बॉय बन चुका है, ठीक है। तो बट वॉज फ्रस्ट्रेटेड। भैया इतना काम मिलने के बाद भी वो क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है। क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है। किसके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है? किसके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है? तो कोठा मंगलम सुब्बू के ऊपर है, जो कि सेकंड आदमी है, सेकंड पोजीशन पे आता है। जब मैंने स्टूडियो के अंदर उसकी जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर की है। बहुत ही बढ़िया इंसान है। इस कैरेक्टर, इस स्टोरी के अंदर सबका मेन कैरेक्टर जो है वो कोठा मंगलम सुब्बू ही है। बहुत ही मस्त आदमी है, अपने काम से काम रखता है, ठीक है। दुनियादारी से मतलब नहीं रखता, और जो भी काम करता है एकदम पक्का अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बताएंगे क्या होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना जान लो, ये जो ऑफिस बॉय है ना, ये कोठा मंगलम सुब्बू जो है उससे थोड़ा सा एनवी रखता है। एनवी का मतलब हो जाता है नफरत करता है, या बोल सकते हो ईर्ष्या रखता है, ठीक है। जेलसी रखता है इससे, ठीक है। इसको लगता है कि वो, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ठीक है, इसीलिए उसको ज्यादा काम दिया जाता है, या उसको ज्यादा फेवर किया जाता है, लोगों का ज्यादा वो पसंदीदा है। ऐसा उसको किसको लगता है? 40 ईयर बॉय जो है, ऑफिस बॉय है, सॉरी, ये जो ऑफिस बॉय है उसको लगता है, ठीक है। अब इसके बारे में और भी पढ़ते हैं, क्या है ये कोठा मंगलम सुब्बू, क्या चीज है इसको बताते हैं। सो अब बात करते हैं कोठा मंगलम सुब्बू के बारे में। आखिर ये सब कोठा मंगलम सुब्बू है कौन, ठीक है। तो कोठा मंगलम सुब्बू जो है, सुब्बू अब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है, एंड द नंबर ऑफ 2 मैन। भैया ये जो कोठा मंगलम सुब्बू है दूसरे नंबर का आदमी है, जिसे मोदी जी के बाद अमित शाह का रोल है ना, सेम वैसा ही रोल है जेमिनी स्टूडियो के अंदर इसके है ना, एट द जेमिनी स्टूडियो। मल्टी टैलेंटेड पर्सन। एक ऐसा पर्सन है भैया, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, इसका सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यही सारी बातें तुमको उसमें लिखनी है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, पोएट, पोएट्री भी कर लेता है, पोएट भी है, स्टोरी टेलर भी है, स्टोरी राइटर भी है, और इमेंसली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। भैया किसी भी चीज का प्रॉब्लम जो हो ना, बहुत ही क्रिएटिव तौर पे क्या कर लेता है? सॉल्व कर लेता है, ठीक है। हिज जेनरोसिटी एंड लॉयल्टी टू हिज बॉस मेड हिम रिस्पेक्टेड। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रिस्पेक्टेड। तो ये जो है ना, इसकी जो जेनरोसिटी है, जेनरोसिटी मतलब होता है काइंडनेस, इसकी जो लॉयल्टी अपने बॉस के प्रति, ठीक है, उसकी वजह से ये रिस्पेक्टेड भी बन गया है लोगों का, और साथ ही साथ एनवियड भी। एनवियड मतलब होता है जेलिसी, तो लोग इससे जेलिसी भी रखने लग गए हैं। ऑफिस वगैरह में बहुत होता है, ये ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से चलता है। जो भी काम कर रहे होते हैं, दो लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें एक जो इंसान होगा, जो काम करने वाला होगा, वो दूसरे काम करने, जो अच्छा काम करता होगा खासकर, उससे तो बहुत ज्यादा जेलसी रखेगा। या फिर जो उस जगह का बॉस होगा, अगर वो उसका बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो 110% उससे जेलसी जरूर रखेगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान अपनी मेहनत पे विश्वास रखता है, मेहनत कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। सक्सेसफुल किसको होना है? आपको होना है, ठीक है। तो खुद पर विश्वास भी कौन, किसको रखना पड़ेगा? आपको ही रखना पड़ेगा। जिसको खुद पर विश्वास नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उस पर दुनिया क्या ही विश्वास रखेगी, ठीक है। तो जैसे बहुत से लोग ना मेरे से बोलते हैं, यार ये यूट्यूब करके क्या ही हो जाएगा, यूट्यूब पे क्या ही फायदा है, और ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। तो भैया मेरे को विश्वास है कि मैं कर लूंगा। इतना विश्वास है कि एक दिन फिजिक्स वाला और ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां हैं ना, एक दिन खुद बुलाएंगी, इतना विश्वास है, ठीक है। देख लेना। रिस्पेक्टेड और एनवियड हो जाता है, जेलिसी। एनवियड का मतलब होता है जेलिसी रखना, ठीक है, बाय अदर्स लाइक ऑफिस बॉय। जैसे कि ऑफिस बॉय इसका एनवियड करता, तो उससे जेलिसी रखता था। वैसे बाकी सब भी कौन से लोग थे जो उससे साथ जेलिसी रखते थे, क्योंकि वो बहुत का क्या था, फेवरेट था। तो अब बात करते हैं उसकी, जो ये कहानी आप लोगों को बता रहा है, मैं नहीं, ठीक है। कौन? ऑथर की। किसकी? ऑथर की। जो ये स्टोरी जो है वो नरेट कर रहा है, उसकी क्या जॉब है, उसका क्या काम है इस जेमिनी स्टूडियो के अंदर, जरा सुनना। उसका नाम है अशोका मित्रन। क्या नाम है? ये जो कहानी आप लोगों को बता रहा है, जो ऑथर है, या फिर बोल सकते हो जो नरेटर है, ठीक है, उसका नाम है अशोका मित्रन। जो कि वहां पर ना इनसिग्निफिशिएंट काम करता है। कैसा काम करता है? इनसिग्निफिशिएंट का काम है, लेकिन बहुत ही फालतू वाले काम, ठीक है। वही वही काम जो आप लोग घर पे किया करते हो, ठीक है, वैसे ही काम कुछ करता है।
कलेक्टिंग न्यूज़पेपर क्लिप, क्या काम है उसका वहां पर, न्यूज़पेपर क्लिप जो है वो कलेक्ट करने का काम उसका है, किसका, अशोका मित्रन का, बस बहुत ही इनसिग्निफिकेंट का काम है। और लीडिंग टू फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस बाय द ऑफिस बॉय, तो वो जो ऑफिस बॉय है ना, जो कि सुब्बू से क्या करता है, एनवी रखता है, यानी कि जेलसी रखता है, वो उसको भी बहुत इंटरप्ट करता रहता था, डांटता रहता था, बहुत लंबी लंबी लेंथी कंप्लेन उससे करता रहता था। ठीक है, तो ये अशोका मित्रन जो है वही इस कहानी को बता रहे हैं। तो इसमें एक लीगल एडवाइजर भी है, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं वो क्या करता है। सो अब बात करते हैं लीगल एडवाइजर की। तो ये जो लीगल एडवाइजर है ना, तो द लीगल एडवाइजर वाज अ लॉजिकल न्यूट्रल मैन इन अ रूम। तो भैया उस रूम ऑफ ड्रीमर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि उस जेमिनाई स्टूडियो में आने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सपने लेकर आया है। ठीक है, कुछ बड़ा करने की, कुछ नया बनने की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रूम ऑफ ड्रीमर्स बोला गया है। तो रूम ऑफ ड्रीमर्स के अंदर सबसे लॉजिकल और सबसे न्यूट्रल इंसान जो था ना, वो एक ही था, जो था लीगल एडवाइजर। ठीक है, वो क्या था, वो हालांकि वो जो है इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था एक एक्ट्रेस के करियर को फेल करने के लिए, क्योंकि उसने क्या करा था, उसी एक्ट्रेस के सामने उसकी उसकी एक्टिंग की कमियां निकाल दी थी, जिसकी वजह से उस एक्टर का जो क्या हो गया था, एक्सीडेंटली जो करियर था वो फेल हो गया था, एक्सीडेंटली उसका करियर जो था वो खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी वो क्या था, ही वॉज कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी उसको क्या समझा जाता था, स्टोरी डिपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट मेंबर समझा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं उसी जेमिनाई स्टूडियो में कुछ कौन कौन सी जगह पर होस्ट करा है, कौन कौन से लोग वहां पर आए हैं, इसके बारे में हम लोग उसमें जानते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं एमआरए और इंग्लिश मैन विजिट के। आप लोग सोच रहे होंगे सर इंग्लिश मैन तो ठीक है, लेकिन ये एमआरए का क्या मतलब होता है, तो सुनना जरा बात को। तो जेमिनाई स्टूडियो होस्टेड द मॉरल ऑर्नामेंट आर्मामेंट, जिसका नाम था एमआरए। तो एमआरए का फुल फॉर्म है मॉरल आर्मामेंट एंड इंटरनेशनल ग्रुप। तो ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है, जो कि एक म्यूजिकल ग्रुप है। म्यूजिकल ग्रुप का मतलब प्ले का ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पे प्ले वगैरह होते हैं, प्ले का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जो नाटक होते हैं, ठीक है, ड्रामाज वगैरह होते हैं ना थिएटर के अंदर टाइप के, उसी तरीके से ये एक इंटरनेशनल ग्रुप था, मॉरल आर्मामेंट। वहां पर ये जो जेमिनाई स्टूडियो वहां पर इसने विजिट करा था, और एक इंग्लिश मैन ने भी विजिट करा था वहां पर। ठीक है, एंड डिलीवर्ड अ लार्जली कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच, और इसने एक बताया, एक स्पीच दी थी। किसने दी थी, इंग्लिश मैन ने एक स्पीच दी थी, और एक ऐसी स्पीच दी थी जो किसी को समझ ही में नहीं है, एकदम साइलेंट ऑडियंस हो चुकी थी इसका स्पीच सुनने के बाद। क्यों, क्योंकि भैया ये बोल रहा था ब्रिटिश एक्सेंट में। ब्रिटिश एक्सेंट समझ रहे हो ना, किसी को भी नहीं समझ में आता है। वो देखिए वाली मूवी 30 मार खा, जिसमें वो अंग्रेज बोलता है ना, उसी तरीके से वो बोलता है। ठीक है, तो किसी को समझ में नहीं आती। सो एक दिन क्या होता है, जो अशोका मित्रन होते हैं, जो स्टोरी के नरेटर है, उनको एक बुक मिलती है जिसका नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के बाद उनको पता चलता है ये जो इंग्लिश मैन था वो कितना बड़ा, ये जो इंग्लिश मैन की बात हो रही है ना, जिसने स्पीच दी है, जिनकी स्पीच इन लोगों को समझी में नहीं आई थी, वो कितना बड़ा पोएट और राइटर है, उसके बारे में उन लोगों को बाद में पता चला, इतने सालों के बाद। ठीक है, तो यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है द इंटरव्यू। नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उसको देख लेते हैं। तो व्हाई वाज कोठामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। एक ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा भी आता है जिसमें हु वाज सुब्बू पूछा जाता है। सेम ही आंसर आप लोगों को दोनों में लिखना है। ठीक है, और ध्यान रखना, कोठामंगलम सुब्बू वाज कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो फॉर हिज एक्सेप्शनल लॉयल्टी, क्रिएटिविटी एंड यूटिलिटी इन फिल्म मेकिंग। तो जो कोठामंगलम सुब्बू है उसको नंबर 2 इसलिए समझा जाता था क्योंकि उसकी जो एक्सेप्शनल लॉयल्टी थी, बॉस के प्रति जो इतना लॉयल था। ठीक है, क्रिएटिविटी भी थी उसके अंदर, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी था, यूटिलिटी भी थी, मतलब यूजफुल था फिल्म मेकिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो ही वाज सीन विद बॉस, और वो हमेशा किसके साथ देखा जाता था, बॉस के साथ ही अपने देखा जाया करता था, कि मतलब वो अपने बॉस के साथ ही लगा रहता था। एंड ही वाज सक्सेसफुल एक्टर, और भैया वो सक्सेसफुल एक्टर भी था। इसलिए इसीलिए वो क्या करता था, बहुत ज्यादा लोगों को उसमें, ही कुड प्रोवाइड न्यूमरस अल्टरनेटिव वे ऑफ सीइंग व्हेन प्रोड्यूसर वाज इन डाउट। और इसीलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टर भी था, है ना, और वो डायरेक्शन भी, ही गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के अंदर डायरेक्शन भी दे दिया करता था, डेफिनेशन मतलब चीजों को बता भी दिया करता था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इसीलिए वो क्या करता था, और भी प्रोड्यूसर जब डाउट में हो, ठीक है, इतना मतलब अच्छा एक्टर था, इतना काम का व्यक्ति था ये, कि प्रोड्यूसर अगर डाउट में हो तो और भी चार चार वेज बता देता था, चार चार अल्टरनेटिव वे बता देता था, जिससे प्रोड्यूसर को हेल्प हो सके अलग अलग सीन शूट करने में। इसीलिए वो नंबर 2 वहां पर कहलाता था। आई बात समझ में। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द इंटरव्यू। ये चैप्टर है तो बहुत पुराना, मतलब स्टोरी जो बेस है वो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है।
जो आज के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा ना, जो इंटरव्यू वाला दौर चला हुआ है, हर इंसान कोई ना कोई इंटरव्यू दे रहा है, किसी का भी ले रहा है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत फेमस हो जा रहा है, थोड़ा बहुत वायरल हो जा रहा है, उसका इंटरव्यू हुआ जा रहा है, ठीक है। और ऐसी ऐसी बातें उसमें निकल कर आ रही हैं कि क्या ही बताएं, है ना। तो उसको, तो उसी के ऊपर बेस ये एक स्टोरी है जिसका नाम है द इंटरव्यू, ठीक है। ये पहले के जमाने की, इसमें बताया जा रहा है कि इंटरव्यू सही है या नहीं है। काफी सेलिब्रिटीज इसमें अपना व्यू देते हैं कि ये सही चीज है, कुछ कहते हैं हाँ ये सही है, कुछ कहते हैं ये निगेटिव इसके व्यू हैं। तो वो जो चीजें हैं वो सारी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू का ये पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सम बिलीव इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ एंड वाइल अदर कंसीडर इट एन अनवांटेड इंटरफेरेंस इनटू पर्सनल लाइफ। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये सबसे ट्रुथ यानी सच्चाई का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, इससे लोगों की सच्चाई पता चलती है। वाइल अदर, लेकिन जबकि कुछ लोगों को मानना है कि कंसीडर करते हैं इसको इस तरीके से कि इट एन अनवांटेड इंटरफेरेंस इनटू पर्सनल लाइफ, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये अनवांटेड इंटरफेरेंस है, ठीक है, इसकी किसी की भी पर्सनल लाइफ में अनवांटेड इंटरफेरेंस है। लोगों को जानना, ये जानना कि भैया तुम सुबह उठोगे शाहरुख खान के घर में सुबह सुबह उठकर क्या करोगे सबसे पहले, और मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं आजकल इंटरव्यू के अंदर, है ना। तो इस तरीके से है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कुछ अलग अलग सेलिब्रिटीज का अलग अलग व्यू भी है। जैसे मैनी सेलिब्रिटीज व्यू देमसेल्फ एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यू, बहुत से सेलिब्रिटीज का ऐसा मानना है कि वो इंटरव्यू के क्या हुए हैं, विक्टिम हुए हैं, यानी इंटरव्यू की वजह से पीड़ित हुए हैं, ठीक है, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस इंटरव्यू देने की वजह से, ठीक है। दे फील इट डिमिनिश देम, ये उनको ऐसा मानना है, इन सेलिब्रिटीज का ऐसा मानना है कि उनको क्या कर देता है, छोटा कर देता है, डिमिनिश कर देता है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो बदनाम कर सकता है, ठीक है। एंड वायलेट देयर प्राइवेसी, और उनकी प्राइवेसी को, उनके निजीपन को क्या कर देता है, वायलेट कर देता है, ऐसा कुछ सेलिब्रिटीज का मानना है। लेकिन सिर्फ बुराई ही बुराई नहीं है, कुछ अच्छाई भी कुछ सेलिब्रिटीज ने बताई है। वो क्या बताई है? तो इंटरव्यू के पॉजिटिव एक्सपेक्ट को जानने से पहले एक सेलिब्रिटी है जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, इनका जो व्यू है इंटरव्यू के बारे में उसको जान लेते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रुडयार्ड किपलिंग कंसिडर्ड इट immoral and a cowardly while crime and once refused an interview request। तो जो रॉडयार्ड किपलिंग है वो इसको क्या मानते हैं, इमोरल मानते हैं, कावर्ड मानते हैं, और वाइल्ड क्राइम मानते हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही, कावर्ड यानी डरपोक जैसे बोल सकते हो, ठीक है, कावर्ड मतलब वैसे डरपोक होता है, क्राइम मानते हैं। और एक बार तो उन्होंने इंटरव्यू रिक्वेस्ट को मना भी कर दिया था, इंटरव्यू देने से मना भी कर दिया था। तो ध्यान रखना इनका क्या व्यू है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके। अब बढ़ते हैं इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट हो सकते हैं। सो अब बात करते हैं इंटरव्यू के पॉजिटिव एक्सपेक्ट के बारे में। पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या हो सकते हैं? तो इंटरव्यू कैन सर्व एज अ पावरफुल मीडियम टू गिव अस कंटेम्प्रेरी इंप्रेशन ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो इंटरव्यू जो है वो हम लोग का एक पावरफुल मीडियम हो सकता है जिससे हम लोग प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के इंप्रेशन के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। इसका एक पावरफुल मीडियम हो सकता है। और द इंटरव्यू रिमेन्स अ हाईली डिबेटेबल फीचर ऑफ करंट सोसाइटी। तो आज की सोसाइटी का इंटरव्यू जो है वो सबसे डिबेटेबल, क्या है, डिबेटेबल फीचर है, ठीक है, डिबेटेबल फीचर है। और इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए, जो भी ले रहा है उसको भी, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको भी बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली डिबेटेबल फीचर है, ये बात ध्यान रखना। इसके पार्ट 1 में बस इतना ही था। स्टोरी का एक्सप्लेनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने आप लोगों को बताया, बस उतना ध्यान रखना। सो अब बात करते हैं इंटरव्यू चैप्टर की पार्ट 2 की, जो की है उम्बर्टो इको के बारे में। तो उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेता है, कौन लेता है? जिसका नाम है मुकुंद पद्मनाभन भन, ठीक है। तो जो कि द हिंदू अखबार आप लोगों ने सुना होगा, उसके एक इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यू ले रहे हैं किसका? उम्बर्टो इको का ले रहे हैं। और इको इज अ प्रोफेशन एट द यूनिवर्सिटी। और ये जो इको है ना, ये क्या है? ये इको जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट हैं। और जिस सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट, जो नॉवेल इनकी बहुत सक्सेसफुल हुई थी, इसका नाम एक याद रखना, नेम ऑफ द रोज नाम है। क्या नाम है? नेम ऑफ द रोज नाम है। इतनी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ही काफी है आप लोगों के एग्जाम के लिए। बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ जाओ। जो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बस उतना ही आएगा, ठीक है। विश्वास रखना मेरे पर, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो अब इसके आगे बात करते हैं। जो जो मुकुंद है ना, मुकुंद, इसने एक क्वेश्चन पूछा, ये क्योंकि ये इंटरव्यूअर है तो इसने एक क्वेश्चन पूछा। आस्क हाउ ही मैनेज टू मैनी डिफरेंट थिंग्स ही प्रैक्टिस
ठीक है, तो उसने क्वेश्चन ये पूछा, किससे पूछा, इको से ये पूछा कि भैया वो इतनी सारी चीजें कैसे कर लेता है, ठीक है, वो प्रोफेसर भी है, नॉवेलिस्ट भी है, ये सारी चीजें कैसे कर लेता है। तो वो जवाब देता है इको कि ही प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्टेड, यानी कि इंटरेस्टेड का मतलब बेटा ये होता है जो खाली समय होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, जब जब ये खाली समय में होते हैं, जो भी इनका खाली समय होता है उसमें ये सारी चीजें दो दो काम निपटा लेते हैं, ठीक है। हिज एकेडमिक वर्क एंड नॉवल राइटिंग आर नॉट सेपरेट, इनका ऐसा मानना है कि इनका जो एकेडमिक वर्क है, यानी कि जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर उसका काम, और ये जो नॉवल राइटिंग का काम है, ये इसको अलग अलग बातें नहीं है, बट फ्लो फ्रॉम द सेम मॉरल इंटरेस्ट। और क्योंकि इसके अंदर जो इनका मॉरल इंटरेस्ट है वो सेम ही लगता है एकेडमिक वर्क में भी, नॉवल राइटिंग में भी, इसलिए इनको ये दोनों काम एक साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी ही आसानी से ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट बस इतना ही था, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, उसको लर्न कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, एक या दो क्वेश्चन हैं, उसको मैं आप लोगों को करा दूंगा, उसी को कर लेना बस, ठीक है। सो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, Why did Lewis Carroll never give his consent? Consent मतलब होता है अनुमति, ठीक है, टू बी इंटरव्यूड। तो लुइस कैरोल जो है वो क्यों अपना कंसेंट यानी अनुमति नहीं देते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो लुइस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, ये लाइन तो क्वेश्चन सही है, आप लोग बनाकर लिखना तो आता ही होगा। बिकॉज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग एवर्जन, एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक या हेट बोल सकते हो, एवर्जन मतलब क्या होता है, हेट होता है, एवर्जन मतलब क्या होता है, हेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड टू बीइंग लाइमलाइट का यहाँ पर मतलब है कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, एकदम सेलिब्रिटी ना, रॉक स्टार जैसे सलमान खान टाइप है ना। तो लाइनाइज करना इनको पसंद नहीं था, कि कोई उनको, इनको बहुत ज्यादा नफरत थी इस चीज से कि उनको लाइनाइज करा जाए, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए, एकदम मेगा स्टार के तरीके दिखाया जाए। ही वॉज अनकंफर्टेबल, वो क्या थे, अनकंफर्टेबल थे विद द अटेंशन डेट फेम विद फेम। तो ये जो फेम के साथ जब सेलिब्रिटी इंसान बन जाता है ना, फेम आ जाती है, तो उसके साथ जो लोगों की अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, हर इंसान उसके बारे में जानना चाहता है, उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, उसको क्या खाता है, क्या पीता है, क्या धोता है, क्या नहाता है, सब जानना चाहता है। तो इससे वो अनकंफर्टेबल फील करते थे एंड प्रेफर टू रिपर, रिपर मतलब होता है दूर रखना, टू इंटरव्यूअर्स, ठीक है, और वो प्रेफर करते थे कि इंटरव्यूअर्स को क्या रखें, दूर ही रखें अपने से। एंड पिटिशनर फॉर ऑटोग्राफ, और ये जो ऑटोग्राफ मांगने वाले लोग हैं ना, उनको भी दूर ही रखते थे, रिपेल ही रखते थे, रिपेल मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया दूर रखना होता है। एंड फाइंडिंग सेटिस्फेक्शन इन साइलेंसिंग देम, और ऐसे लोगों को जो ऑटोग्राफ मांगते थे, जो फोटो खिंचाना चाहते थे, उन सबको दूर रखने में ही वो सेटिस्फाइड थे, ठीक है, साइलेंस करने में ही, शांत रखने में ही वो क्या थे, सेटिस्फेक्शन फील करते थे। यानी कि बेसिकली बोला जाए तो उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी, जो फेम के साथ जो अटेंशन आती है लोगों की, लोग ऑटोग्राफ लेना स्टार्ट कर देते हैं, फोटो खिंचाना स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ जानना स्टार्ट कर देते हैं, उन सब चीजों से वो एवर्जन रखते थे, यानी कि हेट रेट रखते थे। आई बात समझ में। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रोज के लास्ट चैप्टर की ओर, जो कि है गोइंग प्लेसेस, ठीक है। सबसे पहले तो जो लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, यहाँ तक वीडियो को देखा है, पूरा देखा है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप ही लोग हो जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतना लंबा वीडियो, इतनी लंबी क्लास लेने की, ठीक है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये वीडियो मैं पिछले 2 रात और 3 दिनों से शूट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 2 दिन हो गए कि सोया नहीं हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है इस वीडियो को, तो मेरे लिए वर्थ है, ठीक है। ये मेहनत मेरे लिए बहुत ही, मतलब ये मोटिवेट कर रही है कि मुझे और ऐसी वीडियो बनानी है, और अच्छी वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग यहाँ तक टिके रहें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें चैप्टर की ओर। क्या है, सोफीज ड्रीम एंड रियलिटी। तो भैया ये जो सोफी लड़की है चैप्टर गोइंग प्लेसेस के अंदर, एक लड़की है जिसका नाम है सोफी। ये जो सोफी है ना, ये डे ड्रीमिंग गर्ल है। डे ड्रीमिंग गर्ल का मतलब होता है कि दिन में सपने देखा करती है ये, कि एक दिन मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा, एक दिन मेरे पास ये कर लूंगा, एक दिन मैं बहुत दिन बहुत ये कर लूंगी, एक दिन मैं वो कर लूंगी, इस तरीके के उसके सपने हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, वो इसकी दोस्त जो कि जेंसी है उसको पता है, इसीलिए वो उसको खींचती है, वो कहती है डाउन टू अर्थ आ जाओ, यानी नीचे आ जाओ, अभी देखो मैं बताता हूँ क्या चीज है। तो सोफी एंड जेंसी आर लिविंग स्कूल। तो सोफी और जेंसी स्कूल से अपने निकल रहे होते हैं, और ये बात जानती है, स्पेशली जो जेंसी है ना, ये बात जानती है कि नोइंग दे आर डेस्टिनी टू वर्क एट अब बिस्कुट फैक्ट्री। इनको पता है कि इनकी किस्मत में क्या लिखा, बस बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी सोफी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग अ बुटीक। सोफी जो है वो सपने देखा करती है कि मैं एक दिन बुटीक खोलूंगी, बहुत बड़ा बुटीक खोलूंगी, ठीक है, और एक एक्ट्रेस बनूंगी, और एक फैशन डिजाइनर बनूंगी, जैसे कि मैरी क्वांट। मैरी क्वांट एक बहुत पुरानी
फैशन डिजाइनर, ठीक है। तो उनकी तरह मैं क्या बनूंगी, एक फैशन डिजाइनर बनूंगी, ऐसे ऐसे उसके सपने हैं, ठीक है। वो उसका कहना है कि वो बुटीक भी खोलेगी, और वो एक्ट्रेस भी बनेगी, वो फैशन डिजाइनर भी बनेगी, ये सारे उसके सपने हैं, बड़े बड़े ख्वाब, ठीक है। लेकिन जेंसी जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक लड़की है, ठीक है। वो जानती है, वो ट्राई करती है कि सोफी को कहाँ ले आए, डाउन टू अर्थ ले आए, जमीन पे ले आए, ज्यादा उड़ रही थी, है ना। तो वो सोचती है कि इसको जमीन पे ले आते हैं, उसको सच्चाई बताते हैं। तो अब आगे ये होता है कि सोफी गोज होम, भैया सोफी जाती है घर पे, बोल रहा हूँ, जेंसी और सोफी घर से स्कूल से अपने निकलते हैं, उसके बाद जो बातचीत होती है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, उसके बाद सोफी अपने घर जाती है, वेयर हर फैमिली लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, जहाँ पे उसकी फैमिली एक छोटे से घर में रह रही होती है। उसके फादर जो कि उसकी बातों को, उसके सपनों को क्या समझते हैं, एकदम वाइट टॉक यानी फिजूल की बातें समझते हैं। और उसका जो भाई है जिसका नाम है जियोफ, जिससे जेंसी जो है ना बहुत ज्यादा एनवियस रखती है। एनवियस का मतलब मैंने आप लोगों को पोएट एंड पैनकेक वाले चैप्टर में बताया था कि एनवियस का मतलब होता है जेलसी, ठीक है। तो वो जिससे जियोफ से क्या रखती है, वो एनवियस रखती है फॉर हिज साइलेंस, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि इसका जो भाई है ना वो एकदम शांत रहता है, किसी से कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये उसको किसी को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से ही ये जो सोफी है ना, ये उससे एनवियस रखती है, यानी जेलसी रखती है, क्योंकि द एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है। और क्योंकि जो उसका एरिया, लाइफ का एरिया, उसके बारे में कोई नहीं जानता है, क्या वो करता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं जानता है। शी न्यू नथिंग अबाउट, क्योंकि उसके जो एरिया ऑफ लाइफ है उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है, इसीलिए उससे क्या करती थी, एनवियस रखती थी। जियोफ इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, ये बात ध्यान रखना कि जियोफ क्या है, एक अप्रेंटिस मैकेनिक है। अब कहानी में एंट्री होती है डैनी केजी की। सर ये डैनी केजी है कौन, तो डैनी केजी जो है वो एक बहुत ही फेमस, उस टाइम का बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। आयरलैंड से वो बिलोंग करता है और बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, जैसे कि आज के टाइम पे वो है ना मेसी, रोनाल्डो, ये सब की तरह ही उस टाइम का वो सबसे फेमस फुटबॉलर हुआ करता था। तो सोफी जो है एक फैब्रिकेट का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी एक बनाती है। सोफी फैब्रिकेट स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी वो बनाती है और अपने भाई जियोफ को बताती है। शी क्या, कौन सी कहानी बनाती है कि शी मेट डैनी केजी, उसने किससे मिल लिया भैया, डैनी केजी से मिल लिया है, समझ लो डैनी केजी समझ लो, उस टाइम का सुपरस्टार था, ठीक है, उससे मिल लिया है। द यंग आयरिश फुटबॉलर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये यंग आयरिश फुटबॉलर था। शी डिस्क्राइब हिम एज अ जेंटल एंड क्वाइट पर्सन, वो बताती है कि जो डैनी केजी था ना, ये बहुत ही जेंटल था, बहुत ही क्वाइट पर्सन था, और इतना लंबा नहीं था जितना तुम लोग सोचते हो, इस तरीके से वो सारी चीजें उसको बताती है, ठीक है। और उसकी कैसी आईज थी, विथ ग्रीन आईज थी, उसकी हरी हरी आंखें थी, ठीक है, एकदम ऋतिक रोशन टाइप लगता था, ऐसा वो बताती है। लियोप जो है स्टार्टिंग में वो क्या होता है, इनिशियली डिसबिलीव करता है, वो नहीं मानता है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे है सोफी से आएगा, यानी कि सोफी से मिलने आएगा, ऐसा वो मानता ही। लेकिन बाद में जिस तरीके से वो उसका डिस्क्रिप्शन बताती है, उसके बारे में बताती है, वो उसका जो भाई होता है सोफी से एग्री कर जाता है और पूछने लग जाता है क्या वो प्रॉमिस अपना पूरा करेगा, जो दुकान खरीदने की बात उसने बोली, क्या वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। तो सोफी कहती है हाँ उसने किया, उसने प्रॉमिस करा है तो वो जरूर पूरा करेगा। उसके बाद क्या होता है आगे सुनिए। तो अब आगे क्या होता है कि सोफी, ये धीरे धीरे ये जो बात होती है कि वो डैनी केजी से मिली हुई है सोफी, ठीक है, ये सारी बातें जो सब में फैलने लग जाती हैं, ठीक है। सोफी सोचती है यार किसी को पता ना चले, लेकिन वो धीरे धीरे सबको पता चलने लग जाती है। फिर जो सोफी है वो अपने भाई जियोफ से बताती है कि उसके जो डैनी केजी है उसने उससे मिलने का वादा किया है। जो उसका भाई होता है एकदम से शॉक्ड हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो मान जाता है, ठीक है। तो वो लोग मिलने जाते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो तो क्या है, डिल्यूजन ही है, ठीक है, भ्रम में ही है, वो तो सिर्फ इमेजिन कर रही है सारी चीजें, स्टोरी को। तो वहां पर डैनी केजी उससे नहीं मिलता है। फिर वो उससे बताती है कि वो उसको कहाँ मिलने वाला है, एक कैनल जो कि फेवरेट लवर स्पॉट है, वहां पर जाके उससे मिलने वाला है। लेकिन फिर भी वहां जब वो जाती है तो भी वो खुद को इमेजिन तो करती है कि हाँ तो वहाँ पे डैनी डैनी केजी वहां पर आया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे डैनी केजी नहीं होता है। और सोफी जो होती है एंड में डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने जो ख्याली पुलाव है डैनी केजी के बारे में वो पकाती रहती है, और कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। कैसी लगी ये क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर क्लास पसंद आई हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, आपके लिए यूजफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, उनके लिए भी हेल्प हो सकती है इससे, ठीक है। वो भी अच्छे मार्क्स ले आएंगे थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से, और थैंक यू, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, अगर वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए